बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। मैं हूं आपका होस्ट अजीम राना और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं शहरबानो आवान। उम्मीद आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मुस्कुराते बिखेरते होंगे और खुशबाश होंगे अपने घरों में। इस वक्त चाय का कप जो है मेरे सामने भी, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी चाय पी रहे होंगे क्योंकि बाहर जो है वो और ये मैं एक बात बताऊंगा, यहाँ पे मैं टोकते हुए एक बात बताऊंगा कि शहरबानो ने कॉपी किया मुझे। कैसे? क्योंकि मैं चाय पी रहा था, फौरी तौर पर आपको भी चाय याद आ और गई। वैसे भी मैं आपको एक और बात बताऊं बिल्कुल अजीम के लहजे में। अजीम चाय नहीं पीते, ये पानी डाल के पीते हैं कप में। चाय है, चाय सारी बातें ना चाय मैं पीती हूँ, ये चाय के कप में पानी डाल के पीते हैं। ये बहुत अपना ख्याल रखने वाले लोग हैं। नहीं, ख्याल सबको रखना चाहिए भाई, लेकिन हम सर्दियों में ये होता है, आपने चूंकि पानी की बात कर दी तो मेरे ज़हन में आ गया, सर्दियों में हम ज्यादातर पानी नहीं पीते। तो आपको मॉर्निंग शो में पानी पीना होता है? नहीं, मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि चलो जब हमने कुछ मिमिक करना ही है तो फिर पानी के साथ कर लेते हैं। चाय नहीं पीते लेकिन कप में पानी डलवा के जरूर पीते हैं, कैसा लगे। और पानी पीना चाहिए, पानी पीना चाहिए, सर्दियों में स्पेशली पीना चाहिए, बिकॉज हम लोग सर्दियों में डिहाइड्रेट हो जाते हैं। हम लोग पानी, चूंकि प्यास कम लगती है इसलिए कम पीते हैं। बेज़ौक लोग हैं, चाय के बगैर इनकी जिंदगी चलती है, बताते नहीं है, बट आगे से डिहाइड्रेशन फला ये चीजें इन्होंने याद की हुई। चाय पीने से भी डिहाइड्रेट होता है बंदा। हम तो कभी नहीं हुए भाई, हम तो बहुत चाय पीते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा अजीम, आज चूंकि मौसम बहुत ठंडा था, आज बहुत ज्यादा तमाम दिनों से ज्यादा धुंध थी, तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। ड्राइव करते समझ ही नहीं आ रही थी कहाँ जाना है, किस साइड से जाना है, और जो है गाड़ी कहाँ जा रही है और पिछली गाड़ी कहाँ से आ रही है। आज वाकई विजिबिलिटी जीरो थी, बहुत जीरो थी। एग्जैक्टली। तो ऐसी सूरत में मैंने फुटपाथ पे ना कुछ लोगों को देखा सोते हुए। होमलेस लोग जो होमलेस लोग बहुत ही बारीक सी चादर लेके वो लोग सो रहे थे, जो देखकर मुझे बहुत तकलीफ हुई। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि हम सबको, अगर हम सब मिलकर ठंडे मौसम में एक एक बिस्तर डोनेट कर दें खरीद के इन होमलेस लोगों को, इन गरीब लोगों को जिनके पास घर नहीं है, घर है तो बिस्तर नहीं है, तो अगर हम अपने मरहुमीन के उनके सवाब के लिए भी हम वो किसी गरीब को दे दें तो मरहुमीन को शहरबानो बड़ी अच्छी बात की आपने, बड़ी खूबसूरत बात की है। और मैं तो ये कहूँगा कि आप मतलब सबके घर में मुलाजिम भी होते हैं और भी लोग होते हैं, आपके इवन अक्सर रिश्तेदार भी होते हैं कि जो सफ़ेद पोश होते हैं, जो मुंह से खुद नहीं कहते। तो स्पेशली जो मौसम की शिद्दत होती है, गर्मी है या सर्दी है, इसमें ख्याल करना चाहिए, बिल्कुल ख्याल करना चाहिए। और मेरे ख्याल से जो भी साहिब इस्तिताअत है वो अपनी अगर कबड़ कभी खोलेगा तो उसमें कई इस तरह के कपड़े हैं जो वो कभी नहीं इस्तेमाल करते, और वो अगर गर्म कपड़े हैं तो वो उनको डोनेट करें ताकि लोग पहन सके, जिनके पास नहीं है वो इस मौसम की शिद्दत से बच सकेंगे। बिल्कुल अजीम, और मेरे ख्याल से ये मौसम की शिद्दत से पहले ये काम करना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल। अक्टूबर में या नवंबर में जब ये ठंड स्टार्ट होती है हल्की हल्की, तो हमें चाहिए कि हमारे इर्द गिर्द जितने लोग हैं या फिर पिछले साल के या फिर वो कपड़े जो हमें पता है कि हमें अब फिट नहीं आएंगे, हम पूरे नहीं, मतलब हम पहनेंगे ही नहीं, बिल्कुल, वो हम किसी ऐसे शख्स को दे दें जो सर्दी की शिद्दत से बच सके। और आपको अंदाजा नहीं है कि अल्लाह आपको कहाँ कहाँ से अता करे। शहरबानो, आपने तो बात की ना हेल्प करने वाली, मेरे पास आज प्रोग्राम के आगाज में एक बड़ी अच्छी खबर है। क्या? और वो मुस्कुराहट को लेकर है। और इस बात से मुझे आपकी मुस्कुराहट याद आ गई क्योंकि मैंने भी ऑब्जर्व किया है कि आपके चेहरे पर डिंपल है। हाँ। तो ये डिंपल और से मुझे डिंपल पर डिफरेंट पड़ता है, लाइक लोगों को यहाँ पे डिंपल, मुझे यहाँ पे डिंपल पड़ता है। तो खबर ये जी कि लोगों के मुस्कुराते चेहरों पर डिंपल काफी खूबसूरत लगते हैं, मगर ये बहुत कम चेहरों पर नजर आता है। तो अब सवाल ये है कि जो डिंपल है वो चंद चेहरों का ही हिस्सा क्यों बनते हैं? हाँ। अक्सर लोग ये कहते हैं कि ये जेनेटिक्स है, क्योंकि पेरेंट्स को डिंपल है, इसी वजह से बच्चों में भी ये चीज ट्रांसफर होती है। तो पेरेंट्स को नहीं होते और उनको भी होते हैं, मतलब हाँ, ये एक मुसद्दक़ा इतलात नहीं है, लेकिन ये कहा जाता है अमूमी तौर पे कि डिंपल शायद इसलिए होते हैं क्योंकि ये विरसे में बच्चों को मुंतकिल होते हैं। लेकिन जिन अफराद के गालों पर डिंपल होते हैं अक्सर उनके बच्चों के चेहरों पर डिंपल होते हैं, जो हम अक्सर ये देखते हैं। और इसी वजह से कहा जाता है कि ये एक मौरूसी खसूसियत है, जेनेटिक्स वाला एक सिलसिला है। और कुछ लोग तो आजकल फेक डिंपल्स भी बनवा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, वो एक सर्जरी करवाते हैं, डिंपल प्लास्टी, उसके जरिए आप फेक डिंपल बिल्कुल बनवा सकते हैं। और एक रिसर्च ये भी हुई है, और रिसर्च के मुताबिक 37% अफराद के गालों पर डिंपल दरियाफ्त हुए। और माहिरीन के ख्याल में चेहरे का एक मसल है जी, जिसे ज़ाइगोमेटिकस मेजर कहा जाता है, जो डिंपल बनने में अहम किरदार अदा करता है। ओके, तो मेरे पास ये मसल है, इसका मतलब? हाँ, ये मसल है। आपके पास? ये है नहीं, बेसिकली दिखाएं। आपको नहीं पता? अच्छा, मैं डिंपल प्लास्टिक करा लेता हूं। डिंपल से ना आपका जी जरूरी नहीं कि हर शख्स को वो उसी तरह से सूट करे। मेरे ख्याल से जिसको अल्लाह की तरफ से अता किया है, वो चीज नेचुरल है, नेचुरल जिसको ये मतलब मिला है, उसी को प्यारा लगता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको डिंपल सूट नहीं करता। मैंने खुद वो लोग देखे हैं कि उनको डिंपल सूट नहीं करता, पता नहीं जिन्होंने आर्टिफिशियल बनवाया है या नेचुरली, आई डोंट नो नेचुरल था या आर्टिफिशियल था।
तो वो उनको सूट नहीं करता, लेकिन मोस्टली लोगों को बहुत प्यारा लगता है और आपके स्माइल को 4 चांद लग जाते हैं जब आप हंस रहे हैं और आप डिंपल कर रहे हैं। इसे शहरबानो खुशकिस्मती की अलामत भी कहा जाता है। डू यू फील योरसेल्फ लकी? या आई एम लकी। ये तो सुबह कहते हैं सुबह ना ना शुक्रापन नहीं करना अपनी चाहिए। तारीफ तो जाहिर है शायद बानो ना करे, हो ही नहीं सकता। अपनी लेकिन तारीफ नहीं, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। लाइक अगर हम यहाँ पर बैठे हैं, हम खाना खा रहे हैं, हमारे सर पर छत है और हमारे चेहरे पर डिंपल है तो हमें अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है, हम अल्लाह का तो कहा यही जाता है कि जिनके चेहरे पर डिंपल है वो खुशकिस्मत होते हैं। तो तमाम खवातीन हज़रात जो हमें देख रहे हैं और उनके चेहरे पर डिंपल है, और अगर कभी गौर नहीं किया तो शीशे में मुस्कुराते हुए देखें अपने आप को, शायद डिंपल हो, और अगर डिंपल है तो यू गाइस आर लकी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जिसके चेहरे पर डिंपल है वो बड़ा गौर करता है, और जिसके चेहरे पर नहीं डिंपल वो भी बहुत गौर करता है। तो अब खबर कुछ यूं है, मेरे पास एक अजीम वो बड़ी क्लास खबर है, और वो खबर कुछ ऐसी है कि अगर आप भागेंगे दौड़ेंगे तो आपको पैसे मिलेंगे और आपको इंक्रीमेंट भी लग सकता है। एक कंपनी है चीन की, और उनकी जानिब से बड़ी दिलचस्प पॉलिसी मुतारिफ करवाई गई है, जिसके तहत मुलाजमीन को वर्जिश करने पर महाना तनख्वाह के साथ बोनस भी दिया जाएगा। ये यहाँ पर भी लागू होना चाहिए, ये पाकिस्तान की तमाम कंपनियों पर लागू होना चाहिए, और खास तौर पर जो गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं वहाँ पे होना चाहिए। पुलिस में स्पेशल कंपनी ने ये कहा है कि 50 किलोमीटर दौड़ लगाने वाले मुलाजमीन महाना तनख्वाह के साथ मुकम्मल बोनस के अहल होंगे। ओ माय गॉड। अच्छा, वैसे ये वाली पॉलिसी यहाँ लागू हो जाए ना तो मैं दौड़ के शो करूँ रोज। मैं यही कहने लगी थी, माइक आइप भी लगा के भागूं पार्क में, लाइव भी साथ भागेंगे। जबकि 40 किलोमीटर दौड़ लगाने वाले मुलाजमीन को 60% और 30 किलोमीटर दौड़ लगाने वाले मुलाजमीन को 30% बोनस दिया जाएगा। और ये स्पेशल खबर है हमारे कैमरा मैन है भट्ट साहब उनके लिए। ये भट्ट साहब आपके लिए अगर वो दौड़े, अगर आप दौड़ेंगे तो बहुत बेहतर हो जाएगा, फायदा हो सकता है उनको, क्योंकि वैसे तो हमें जो है ना कैमरे के पीछे से तोंद नजर आ रही होती है। और इसके साथ हमारे जो प्रोड्यूसर हैं उनके लिए भी है, वो भी दौड़े। हाँ, सब दौड़े और हमारे लिए भी है। हम तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दौड़ लेते हैं। ये वैसे बड़ी अच्छी बात है यार कि ये इनकरेज कर रहे हैं रनिंग को, एक्सरसाइज को बेसिकली इनकरेज कर रहे हैं कि अगर आप एक्सरसाइज करेंगे, आप फिट रहेंगे, पूरे महीने में दौड़ेंगे तो कंप्लीट सैलरी बोनस। ओह माय गॉड। और अगर आप 40 किलोमीटर दौड़ेंगे 60%, और अगर आप 30 तो 30% आपको बोनस मिलेगा। वेरी नाइस। अच्छा, इसके साथ आपकी अपनी सेहत भी बेहतर हो जाएगी, साथ आपको बोनस भी मिलेगा, और इसका मेरे ख्याल से ख्याल रखना होगा। और इनडायरेक्टली ये कंपनी को बेनिफिट है, जब उसके एम्प्लॉय सारे हेल्दी होंगे, छुट्टियां कम लेंगे, काम अच्छा करेंगे, तो ऑब्वियसली कंपनी को बेनिफिट होगा। बहुत अच्छा इकदाम है, पाकिस्तान में भी होना चाहिए। पूरा साइकिल है, तो अमेजिंग पॉलिसी। खास तौर पर गवर्नमेंट सेक्टर्स में तो जरूर होना चाहिए, ताकि वो लोग बैठ के बोर भी हो रहे हो। वैसे शहरबानो सिर्फ चाइना ही अच्छे इकदाम में आगे नहीं है, पाकिस्तान भी बहुत आगे है। और हम आपको ये बताते हैं कि पाक फौज और फ्रंटियर कोर नॉर्थ की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा में तालीम सबके लिए मुहिम की, जो कि इस वक्त कामयाबी से जारी है, उसका आगाज किया गया है। और इस मुहिम के तहत यतीम बच्चों के लिए मालाकंड में कफालत यतीम खाना भी तामीर किया गया है, जहां यतीम बच्चों का तालीमी इदारों में दाखिला करवाने के साथ साथ उन्हें तमाम अखराजात मुहैया किए गए हैं। और इसके साथ साथ कफालत यतीम खाने में बच्चियों के लिए क्लासेस की सहूलियात भी फराहम कर दी गई हैं। गर्ल्स कम्युनिटी सेंटर में खवातीन असातिज़ा की मदद से बच्चियों को तालीम दी जा रही है। अहले इलाका ने पाक फौज और फ्रंटियर कोर नॉर्थ के इस इकदाम को सराहा है। क्या बात है। पाक फौज और फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के इश्तराक से सूबे भर में इल्म की रोशनी फैलाने में मसरूफ है। तालीम सबके लिए प्रोग्राम के तहत 9 पायलट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो उस पर हंगामी बुनियादों पर काम कर रहे हैं। प्रोग्राम का मकसद नौजवानों को इल्म के जेवर से आरास्ता करना है और मुल्क की तरक्की और खुशहाली में हिस्सा डालना है। बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल जी, जहाँ चाइना दौड़ने पे अपने इनकरेज कर रहा है मुलाजिमीन को, तालीम पर अफवाज पाकिस्तान और जो दूसरे इदारे हैं वो मिलकर तालीम के लिए इनकरेज कर रहे हैं। तो ये होती है सच्ची दोस्ती। जबरदस्त, और ऐसा होना चाहिए। और वो कहते हैं ना कि अगर आप एक मर्द को पढ़ाते हैं तो आप एक मर्द को पढ़ाते हैं, लेकिन अगर आप एक खातून को पढ़ाते हैं, एक बच्ची को पढ़ाते हैं, इट मींस आप पूरे खानदान को पढ़ा रहे हैं, पूरी नस्ल को पढ़ा रहे हैं, पूरी नस्ल को पढ़ा रहे हैं। क्योंकि खातून ने आपके पूरे घर की परवरिश करनी होती है। आपके घर का माहौल वो अच्छा है बुरा है वो खातून पर बहुत मुनहसर करता है। और अगेन शहरबानो, इस तरह की पॉलिसीज के बड़े दूररस नताइज हासिल होते हैं जी, क्योंकि आप एक सॉफ्ट इमेज भी आपका बनता है। एग्जैक्टली। और बिल्कुल जिन बच्चों को आप तालीम देंगे, कल को वो वैल्यू ऐड करेंगे मुआशरे में, जब वो किसी न किसी प्रोफेशन को ज्वाइन करेंगे, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो अब कुछ बात कर लेते हैं खेल के मैदान से। तो खेल की दुनिया से वायरल होने वाली एक वीडियो जो है वो सामने आई है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी ट्रेनिंग के दौरान क्रिसमस की मुबारकबाद देने के लिए तहाइफ लेकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों के पास गए। क्रिसमस डे के मौके पर कप्तान
शान मसूद ने ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस को क्रिसमस गिफ्ट दिया। मेहमान टीम ने मेज़बान टीम के अहले खाना को भी तोहफे दिए, कैंडीज पेश की। ऑस्ट्रेलियावी खिलाड़ी पाकिस्तान टीम के इस अमल से बेहद खुश हुए और कप्तान पैट कमिंस भी इसका बेहद शुक्रिया अदा करते रहे, इस काम को सराहते रहे। इस मौके पर एक खूबसूरत लम्हा वो था जब उस्मान ख्वाजा की बेटी ने बाबर आजम को गले लगाया और इस लम्हे की वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। अभी हम देख भी रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन के ऊपर और एक छोटी सी बड़ी क्यूट सी बेटी है उस्मान ख्वाजा की, जो कि ऑस्ट्रेलियन बैटर हैं और उस बच्ची ने जाकर बाबर आजम को गले लगाया है। अगेन ये भी क्या बात है, और वो कितना बड़ा अच्छा इकदाम है जी, बड़ा अच्छा इकदाम है और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, लोगों को बड़ी पसंद आ रही है। और फिर जो मेहमान टीम है उन्होंने मेजबान टीम के लिए तोहफे खरीदे हैं क्रिसमस की मुनासिबत से और फिर जाकर उन तमाम को मिले हैं, वो शेयर किए, प्यार बांटे, मोहब्बत बांटे। इस तरह की चीजें जो हैं खेल के मैदान में भी जो है सियासत नहीं होनी चाहिए, प्यार मोहब्बत से खेलें, खेल को खेल की तरह लेकर चलें। हम तो सियासत नहीं करते खेल के मैदान में, हम तो हमेशा अच्छी बातें करते हैं, मोहब्बत बांटते हैं। हमारे जो हमसाया मुल्क है उनको कोई मसला है क्रिकेट में, सही बात है, उनसे रहा नहीं जाता, उनसे नहीं रहा जाता भाई, वो सियासत किए बगैर नहीं रह सकते। हम लोग तो चाहते हैं कि खेल खेल ही रहे और सब इसे एंजॉय करें। अब ऐप्स की दुनिया में भी एक नई चीज आई है। अच्छा, हाँ, वो ये है कि अहम खबर ये है कि पाक हज मोबाइल ऐप का इजरा करवा दिया गया है और हज ऑपरेशन डिजिटलाइज कर दिया गया है। वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेली कम्युनिकेशन ने रिकॉर्ड मुद्दत में एप्लीकेशन बनाई है। मोबाइल ऐप के जरिए आज़मीन हज के लिए तमाम मालूमात बासानी दस्तयाब होंगी। निगरान वज़ीर IT डॉक्टर उमर सैफ का कहना है कि खसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की हदायत के मुताबिक मुल्क में डिजिटलाइजेशन का अमल तेज कर दिया गया है और आज़मीन हज के लिए पाक हज एप्लीकेशन का इजरा इसी सिलसिले का अहम संग है। बिल्कुल, और यकीनन खराज तहसीन के जो खराज के मुस्तहिक हैं हमारे उमर सैफ जो मिनिस्टर इस वक्त IT के, बड़े अच्छे इनिशिएटिव ये लेते हैं और ये एप्लीकेशन जो बनाई है इन्होंने आज़मीन के हज के लिए यकीनन जो सहूलियात हैं वो ज़्यादा आसान कर दी हैं। तमाम मालूमात अब एक ऐप में आपको दस्तयाब होंगी, ऐप में आप हज ग्रुप की मालूमात ले सकते हैं, तरबियती शेड्यूल क्या होगा। होता था कि लोगों को ना हज के बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं होती थी, बहुत से सादा लोग इंसान हैं जो हज की एप्लीकेशन तो सबमिट थे, फीस किसी की जानिब से, बेटों की जानिब से सबमिट करवा दी जाती थी, लेकिन प्रैक्टिस नहीं होती थी, चीज़ों का नहीं पता होता था, समझ नहीं आती थी लाइन में लग के अब क्या करना है। इस एप्लीकेशन के अंदर शहर बानो सारे तरीका कार पता चल जाएंगे। इसके अंदर आपका जो शेड्यूल है हज का वो प्रॉपर आ जाएगा। आप अपनी दरखास्त इस एप्लीकेशन के जरिए सबमिट कर सकते हैं। जबरदस्त। फिर जब आप सऊदी अरब चले जाएंगे, आप इस दफा भी जो आज़मीन हज गए हैं वो भी उनको मुश्किलात हुई क्योंकि जो एप्लीकेशन थी वो उस तरह से ऑपरेट नहीं कर पा रही थी थंब इम्प्रेशन के तौर पर, तो फिर मोस्टली लोगों ने वहाँ से किया, जिनका नहीं हो सका वो लोग फिर सेंटर्स में गए और वहाँ पर जाकर अपने थंब इम्प्रेशन जो है वो करवा के आए। सो अब तो ये एप्लीकेशन इट्स अ वेरी गुड थिंग, ये हेल्प आउट करेगी क्योंकि इसके अंदर वहाँ पे मैप्स भी हैं। हाँ। जब आप सऊदी अरब जाएंगे तो वहाँ पे जो जरूरी मकामात हैं उनके रूट्स जो हैं, आप कहाँ पर जा रहे हैं, आपको आप कहाँ पर खड़े हैं, के थ्रू समझ आ जाएगी। ये ऐप आई थिंक आपकी लोकेशन भी दूसरे तक पहुँचा सकेगी। बिल्कुल, तो ये भी अच्छी बात है जी। तो अब आगे बढ़ते हैं जी, बात कर लेते हैं शहर कायद की। और कराची में आतिशज़दगी के वाक़यात जो है वो आए दिन रोनुमा होते रहते हैं। चंद रोज़ कबल मेयर कराची के नोटिस लेने के बावजूद एक रोज़ कबल कराची के इलाके सदर की मोबाइल मार्केट में खौफनाक आतिशज़दगी से कई दुकानें जल गईं और कराची में आतिशज़दगी के वाक़यात में अब तक इतलात के मुताबिक सैकड़ों लोग हैं जो जलकर जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि करोड़ों रुपए मालियत का सामान जलकर राख हो चुका है। शुएब बर्नी हमारे साथ कराची से मौजूद हैं। बिल्कुल, ब्यूरो चीफ है ये कराची के शुएब बर्नी। शुएब, हम देख रहे हैं कि आए रोज आतिशज़दगी के वाक़यात सामने आ रहे हैं, मज़म्मतें की जा रही हैं, कोई कार्रवाई सामने नहीं आ रही, क्या वजह है? जी देखिए, कराची में जैसे ही ये मौसम सरमा आता है या जैसे अभी दिसंबर का महीना जारी है तो कराची में आतिशज़दगी के ज़्यादा वाक़यात रोनुमा होते हैं। इसमें चंद वजूहात ये भी होती हैं कि लोग रात के औकात में जो चौकीदार वगैरह होते हैं, इमारत के बाहर जो सिक्योरिटी का अमला होता है, वो हाथ सेकने के लिए भी आग लगाते हैं लकड़ियों वगैरह को और वो आग बिजली की वायरिंग में फैल जाती है। वहाँ पर तो इतनी सर्दी होती नहीं है कराची में, चली जाती है। नहीं, इतनी सर्दी तो नहीं होती, लेकिन जो कराची में रहते हैं उनके हिसाब से जो रात को जो सिक्योरिटी स्टाफ या चौकीदार वगैरह सड़क पे ड्यूटी कर रहे होते हैं वो इस तरह के मामलात करते हैं। इसके अलावा कराची में एक सबसे बड़ा मसला ये भी है कि जो आतिशज़दगी के वाक़यात होते हैं तो वो किसी भी इमारत में आग लगने के वाक़यात हों। इस महीने जो 5 बड़े आतिशज़दगी के वाक़यात हुए हैं उनमें यही वजूहात सामने आई हैं कि फौरी तौर पे उस इमारत के अंदर आग बुझाने का कोई आला-ए-कार निज़ाम मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से आतिशज़दगी जो कि मामूली नौइयत की होती है वो ज़्यादा शिद्दत की हो जाती है और आग पे काबू नहीं पाया जाता।
अगर इब्तिदा में ही वहाँ पे आग बुझाने का निज़ाम मौजूद हो, वहाँ पे फायर कंट्रोल करने का सिस्टम हो, तो आग को बुझाया जाए। लेकिन अमूमन अनफॉर्च्यूनेटली यही हो रहा है कि हमारी जो इमारतें हैं कराची की, उनमें किसी भी इमारत में जो बिज़नेस हब्स हैं, जैसे बड़ी-बड़ी जैसे सदर की मार्केट में आग लगी, उससे पहले अर्शी शॉपिंग मॉल में लगी, उससे पहले राशिद मिनाज रोड पर आरजे मॉल में आग लगी, जहाँ 11 अफराद जिंदा जल के मर गए, अर्शी मॉल में 5 अफराद हो गए। तो इस तरह की सिचुएशन में यही है कि लोग शहर कायद को सेफ बनाने के लिए, ये इन मार्केट्स को सेफ बनाने के लिए डिसीजन मेकिंग हो रही है कहीं पे? देखिए, अब अभी कुछ ये है कि मेयर कराची की जानिब से एक सर्वे करवाया जा रहा है कि कौन-कौन सी इमारतें ऐसी हैं जिनमें आग बुझाने का निज़ाम मौजूद नहीं है। तो लेकिन वो इमारतें तो बन रिपोर्ट चुकी सामने आ हैं। गई है ना कि IIA चंडीगढ़ में तकरीबन 45 इमारतें हैं, वो गैर तसल्ली बख्श करार पाई। जी, बिल्कुल आपने सही कहा। ये तो कराची की अगर और सर्वे होगा तो कराची में तो बहुत ज़्यादा तादाद में इमारतें ऐसी हैं जहाँ फायर एंड सेफ्टी का एग्ज़िट रास्ता नहीं है। अगर इमारत में आग लग जाए तो एक ही सीढ़ियाँ और जीना होता है, उसी से ऊपर आप जाते हैं, या एक लिफ्ट होती है या 2 लिफ्टें होती हैं और वो दोनों भी साथ लगी होती हैं। जी। आग लगने की सूरत में किसी को अंदर मौजूद अमले को कोई फायर सेफ्टी की ड्रिल्स नहीं दी जाती कि अगर आग लग जाए तो आपको किस एग्ज़िट से बाहर निकलना है। होता ये है कि आग लगने से लोग नहीं मरते, दम घुटने से मर रहे हैं कराची बिल्कुल। में। जब आतिशज़दगी होती है, उनको बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता, अंधेरा हो जाता है, बिजली बंद हो जाती है और धुआं भर जाता है। तो हमने अच्छा जितने शोएब भाई, फायर ये के बताइएगा इवेंट्स कि कवर कोई करे हैं, इंश्योरेंस कंपनी इस तरह से काम करती है कि कोई बैकअप उसके लिए प्रोवाइड किया जाता है, खुदा ना खास्ता अगर किसी की इमारत जल जाती है, और उसके नुकसान का अजाला किस तरह से हो पाता है? देखिए, इंश्योरेंस कंपनी तो इस इमारत की इंश्योरेंस दे सकती है ना, लेकिन उसमें जो मौजूद अमला होता है, जो स्टाफ होता है, वो तो मुतफर्रिक अमला होता है। वो किसी एक कंपनी का या एक का नहीं होता, वो तो मुख्तलिफ दुकानदार होते हैं, शॉपकीपर्स होते हैं, या ऑफिस में काम करने वाला वो स्टाफ होता है जो उस वक्त वहाँ पे उस शिफ्ट में मौजूद होता है। तो इस तरह से जो आग लग रही है, उनको तो बेचारों को अजाला नहीं हो पा रहा, क्योंकि उनकी फैमिलीज तो रो रही हैं। हाँ, गवर्नमेंट की जानिब से ऐलान जरूर किया जाता है कि हम मुआवजा देंगे और उनकी दादरसी करेंगे, लेकिन हुकूमती कामों में आपको पता है कि बहुत ज़्यादा ताख़ीर हो जाती है। जी। अभी जैसे अर्शी शॉपिंग मॉल में जो दुकानदार बेचारे परेशान हैं, जिनकी दुकानों का लाखों रुपए, करोड़ों रुपए का माल जल के खाकसतर हो गया है, आरजे मॉल वाले हैं। इसके अलावा कल जो सदर में आग लगी, उनके साथ तो सोने पे सुहागा ये हुआ कि जब उनके साथ आतिशज़दगी का वाक़या हुआ, वो आग बुझा के जब वो अपना लूटा-पुटा माल बचा के बाहर खड़े हुए, तो वहाँ डाकू आ गए। ओह! आके डाकुओं ने रात के टाइम उनको लूट लिया। तो कराची में तो ये स्ट्रीट क्राइम और जो डकैती है, ये एक बहुत बड़ा मसला है। तो उन्होंने जो जलने से माल बचाया, वो माल तो उन्होंने बचा लूट लिया, गया। लेकिन उनसे ही डाकू लूट के चले गए। अच्छा, तो ये अगर बात की जाए सिचुएशन है। इमारतों की, तो किसी भी इमारत के पास फायर सेफ्टी सर्टिफिकेशन मौजूद नहीं है, लेकिन इस चीज को देखेगा नहीं, कौन? इसका हल क्या है? नहीं, मुकम्मल कराची में जो अब जो नई तामीरात होने वाली इमारतें हैं, क्योंकि वो हाई राइज बिल्डिंग है, उनकी तो बुलंदी भी इतनी ज़्यादा है कि कराची की स्नार्कल भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकती। तो ये जो मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग बनती जा रही है कराची में बेहंगम किस्म की, इनके अंदर कुछ-कुछ फायर एंड सेफ्टी के मेजर्स रखे होते हैं, लेकिन वो काम जब आग लगने का वक़्त आता है ना, तो उस पे काम नहीं करते। मतलब उनमें पानी नहीं आ रहा होता, उनमें कोई सिस्टम नहीं चल रहा होता। अब हर एक ऑफ़िस में ज़रूरी है कि जब आपको एनओसी लेनी हो, तो उससे पहले फायर एंड सेफ्टी का सर्टिफिकेट चाहिए। जी। वो लिए बगैर इमारत में लोग शिफ्ट हो जाते हैं, काम शुरू हो जाता है वहाँ पे। फिर कभी जब आतिशज़दगी का कोई वाक़या रूनुमा होता है, कोई हादसा पेश आता है, तो उसके बाद लोगों को याद आता है। ठीक। अब इसमें सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लोगों की अपनी भी सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है जी बिल्कुल, कि सिर्फ वो अपने गवर्नमेंट की पास फायर रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सटिंग्विशर्स नहीं जो है, ये खुद इन इमारतों के जो मालिकीन हैं उनकी भी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो तमाम मालिकान जो हैं वो इस इमारत को सेफ बनाएं, और जो फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट्स हैं वो पहले हासिल करें, और उसके बाद इस इमारत को इस्तेमाल के लिए बनाया जाए काबिल। बहुत शुक्रिया शोएब बरनी, आपने तफसीलात से आगाह किया। हमारी दुआ है पूरे मुल्क को इस तरह की आफात से बचाया जा सके, इमारतों को बचाया जाए, वहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं, जिनकी वहाँ पर सरमाए हैं, वो महफूज रहें। तो ये तो होगी कराची की सूरत हाल जो शोएब बरनी से हमने जानी। अब हम एक IQ लेवल का टेस्ट किया गया है हमारी अच्छा। रुबीना यूसुफ की रुबीना जानिब यूसुफ की से। जानिब से। बिल्कुल, उन्होंने कहा है कि जो बच्चे हैं उनका IQ चेक हाँ, करते वैसे हैं। वो बता रही थी बिल्कुल कि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से स्टूडेंट्स को बढ़ भी खासी मदद तो हो जाती है अपनी असाइनमेंट्स बनाने के लिए, एग्जाम्स वगैरह देने के लिए। तो खैर, रियल बड़े में दिलचस्प बच्चों का सवाल IQ किए क्या गए है? हैं। अब देख लेते हैं। जी
नाज़रीन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस जदीद दौर में जहां हर कोई एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहा है, मगर रिसर्च वर्क का फुकदान देखने में आ रहा है। स्टूडेंट्स में क्रिएटिविटी और सोचने समझने की सलाहियतें ख़त्म होती जा रही हैं। मैं इस वक्त यूनिवर्सिटी में मौजूद हूँ और ये मुख्तलिफ पहेलियों और ट्रिकी सवालात से स्टूडेंट्स की ज़हनी सलाहियत जाँचते हैं कि वो चीज़ों के बारे में किस तरह सोचते हैं। मेरे साथ रहिए। हमारा जो सबसे पहला सवाल है वो ये है कि एक दूध वाला है, उसके पास सिर्फ 2 बर्तन है, एक 5 किलो वाला और एक 3 किलो वाला, और अगर उसने 1 किलो दूध नापना हो तो वो कैसे नापेगा? पहले 3 वाला भरेगा, जब 3 हो जाएगा उसको 5 में डाल देगा। ओके। और उसके बाद नो आइडिया। नापे ही ना आसानी है। नो आइडिया। कुछ सोचने, इसी में हिंट है इतना बड़ा। 3 किलो वाला है ना, 3 किलो में 3 किलो दूध लेगा, उसको डाल देगा 5 किलो वाले में। फिर दोबारा 3 किलो में 3 किलो लेगा, 2 किलो चला जाएगा, 5 में पीछे रह गया 1 किलो। वाओ, यू आर इंटेलिजेंट। अपने दोस्त को भी इंशाल्लाह आप जरूर कुछ सिखाएंगे। जी नाज़रीन, हमें बहुत मज़ा आया, इन्होंने कितना अच्छा जवाब दे दिया है। अब चलते हैं किसी और की तरफ। देखने में ना ही फूल ना ही फल, मगर सुनने में एक फूल एक फल। फुलझड़ी होती है वो तो। सूरजमुखिया। सूरजमुखिया, वो देखने फल भी है और फूल भी है। ओह नो, मुझे तो कभी नहीं लगा कि वो फल है। तरबूज। एक फूल एक फल। ड्रेसिंग सैलेड ही मैं कहूँगा, वो ही हो सकता है। शीर खुरमा। शीर खुरमा कैसा होता है? है येलो कलर का कोई फ्लावर होता है। गुलाब जामुन। ओह वाओ। सवाल हमारा बहुत ही आसान है। अगर एक अंडा उबालने में 5 मिनट लगते हैं तो 4 अंडे उबालने में कितनी देर लगेगी? उतना ही टाइम लगेगा, क्योंकि आप सारे अंडे एक साथ डाल सकते हैं। 5 मिनट ही। 5 मिनट ही लगेंगे। एक वो है ट्विस्टर, छोटा सा बोलते हैं, लकड़ी पतली पतली लकड़ी। पतली लकड़ी लकड़ी पतली। ये जल्दी से। पतली लकड़ी लकड़ी पतली, पतली लकड़ी लकड़ी पतली, पतली लकड़ी लकड़ी पतली, पतली लकड़ी लकड़ी पतली, पतली लकड़ी लकड़ी पतली। चीनी की औरत चीनी की प्लेट में चीनी के घर से चीनी लेने गई। चीनी की औरत चीनी की प्लेट में चीनी के घर से चीनी की प्लेट लेने गई। ओह फल्ला, थोड़ा सा गलत है लेकिन अच्छा है। गुड अटेम्प्ट, थैंक यू। जी नाज़रीन, आपने जाने सवालात के मज़े मज़े के जवाबात। उम्मीद है आपको ये सेगमेंट बहुत पसंद आया होगा। लकड़ी पकड़ी, पतली लकड़ी लकड़ी पकड़ी, पतली लकड़ी लकड़ी पकड़ी, पतली लकड़ी लकड़ी पकड़ी। नहीं, गलत हो गया। सही है। दोबारा कर। पतली लकड़ी लकड़ी पकड़ी, पतली लकड़ी लकड़ी पकड़ी, पतली लकड़ी लकड़ी पकड़ी, पतली लकड़ी लकड़ी पकड़ी। शायद बानो का भी आईक्यू अच्छा है, इससे ये साबित हो गया। वैसे हमारे स्टूडेंट्स का आईक्यू कैसा लगा आपको? बहुत जबरदस्त। आप भी कहें ना, मेरे से नहीं होएगा। आपसे नहीं हो पाएगा। पकड़ी लकड़ी लकड़ी पकड़ी, पकड़ी लड़की लकड़ी लकड़ी। पतली लड़की नहीं, पकड़ी लकड़ी लकड़ी पकड़ी। अच्छा, आपसे भी ये पहले वाला सवाल आपको आ गया था जो उन्होंने कहा, वो दूध वाला 2 किलो का बर्तन, 3 किलो का बर्तन। एग्जैक्टली, वो तो सिंपल था। क्या जवाब है उसका? वही था कि एक 5 किलो का बर्तन है, एक 3 किलो का बर्तन है, और अगर आपने 1 किलो दूध नापना है तो वो कैसे नापेंगे? तो पहले आप 3 किलो वाला बर्तन भरें, उसे 5 किलो में उडेलें, फिर 3 किलो वाला भरें, उसे दोबारा जब उडेलेंगे 2 किलो चला जाएगा, 5 किलो वाले में 1 किलो वापस रह जाएगा। एक दरख्त पे 5 चिड़िया हैं। अच्छा, और ये मेरे आईक्यू का टेस्ट हो रहा है। आपने जो मेरे से पहले करवाया है। नहीं, आपने अच्छा किया। एक दरख्त पे 5 चिड़िया हैं। बहुत अच्छा है। और बैठे रहने दे उन्हें, सर्दी बहुत है। 5 के शिकार कर लिया गया, पीछे कितनी रह गई? 5 का शिकार कर लिए गए। तो मेरे ख्याल से ये आपने बड़ा जरूरी सवाल किया। ये मैंने ब्रेक में सोचता हूँ। तो यहाँ पे हम लेते हैं ब्रेक व्यूअर्स, तो ब्रेक के बाद वापस आते हैं। 27 दिसंबर एक आम सा दिन था, मगर 2007 को आज ही के दिन रावलपिंडी के लियाकत बाग में दहशतगर्दी का एक ऐसा अंधोनाक वाकया पेश आया जिसने इस दिन को हमेशा के लिए नाकाबिले फरामोश बना दिया। इस सानहे में ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अक़वामे आलम एक ऐसी अजीम सियासी शख्सियत से महरूम हो गया जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मुल्की दिफा की मजबूती, आईनी इदारों की तक़वियत और समाजी फलाह बहबूद के लिए वक्फ कर दी। यहाँ तक अपने समेत अपने खानदान की कुर्बानी पेश की। बाप,
को सूली पर चढ़ते हुए देखा। भाई की बात करें तो 2 भाई कत्ल हुए, बदतरीन आमृतों का सामना किया गया, बच्चों को गोद में उठाकर अदालतों में पेशियां भुगती, जेलों के चक्कर काटे और जिला वतनी के दुख झेले, मगर इन तकालीफ, मुश्किलात और सोबतों के बावजूद आइन और जमहूरियत की जंग लड़ती रहीं, चट्टान की तरह डट कर खड़ी रहीं, आखिरी लम्हे तक साबित कदमी का मुजाहरा किया, यहां तक कि अपनी जान कुर्बान कर दी। ये तारुफ है दुख्तर मशरिक का लक़ब पाने वाली बेनज़ीर भुट्टो का, जिन्हें आलमे इस्लाम में पहली खातून सरबराह होने का, पहली खातून वज़ीर आज़म सरबराह होने का एजाज़ भी हासिल है और आज उनकी 16वीं बरसी अक़ीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। मुल्क भर में पार्टी कारकुनों के काफिले उनकी आरामगाह गढ़ी खुदा बख्श की जानिब रवादमा है। बिलावल भुट्टो जरदारी आज अपनी वालिदा की बरसी के मौके पर इंतखाबी मुहिम का आगाज करने जा रहे हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो बहुत ही क्रिस्मेटिक पर्सनालिटी थी उनकी, बेशक। लोग उनको बहुत पसंद करते थे और वो अवामी लीडर थी। जब वो अवाम में जाती थी तो अवाम में जोशो वलवला पैदा होता था, अवाम को गले लगाती थी, वो उनसे उनके मसाइल पूछती थी। उनकी एक प्रॉपर स्ट्रगल है शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो की लेगेसी को जिस तरह से वो आगे लेके चली और फिर उनके जो जलसे थे वाकई देखने लायक होते थे कि एक बड़ी तादाद में, जिसे सही मानों में कहते हैं ना कि अवाम का जमे गफीर जहाँ पर नजर आता था, वो बेनज़ीर भुट्टो शहीद की जो जलसे हुआ करते थे उन जलसों में अवाम नजर आती थी। और खवातीन को कहते हैं ना सही सियासी शऊर की उजागर करवाया उन्होंने। और जब वो मतलब उनका जब तकरीर करती थी, जब वो बोलती थी, लोग उसी तरह से वो स्टाइल बड़ा पसंद किया जाता था और लोग समझते थे, थोड़ा सा डिफरेंट था उर्दू में, लेकिन लोग उसको बहुत पसंद करते थे। और बेनज़ीर भुट्टो का एक मतलब दौर था। अच्छा, एक पॉलिटिकल पर्सनैलिटी के साथ साथ ना वो एक ऐसी शख्सियत भी थी कि उनके स्टाइल को भी मैंने देखा कि कई खवातीन जो थी वो अडॉप्ट करती थी। इवन अभी भी उनको कॉपी करने की कोशिश की जाती है बहुत सी पॉलिटिशियंस की जानिब से, जिस तरह से वो सर पे दुपट्टा लेती थी और दुपट्टा उन्होंने नहीं उतारा, बहुत अच्छा लगता था। और उसके साथ जिससे अगर बात की जाए, जब उनकी शहादत की खबर आई, जिस तरह से उनकी शहादत हुई, वो मेरे ख्याल से तमाम टीवी चैनल्स में आप देख रहे थे कि लोग रो रहे थे और घरों में जो लोग बैठे हुए थे, इवन मैं भी रो रही थी, मेरे पेरेंट्स थे, हम सब रो रहे थे। और उम्मीद है कि हर बंदा देख के रो रहा था ये हुआ क्या, ये कैसे हुआ। बहुत तकलीफदा वक्त था। सानेहा है बहुत बड़ा। बहुत पीपल्स पार्टी के सेनेटर जो है, रहनुमा है ताज हैदर साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं आज के दिन के हवाले से। सर, अब पहली साबिक खातून मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की आज 16वीं बरसी मनाई जा रही है। आज पीपल्स पार्टी मोहतरमा की कितनी कमी महसूस कर रही है? कमी तो हमेशा महसूस की जाएगी और जिस अज़्म व इस्तक़लाल से उन्होंने पार्टी की क्रेडिट की क़यादत की, जिस तरीके से वो अपने जायज़ मौक़िफ़ पे जमहूरियत के लिए खड़ी रहती थी, गरीब आवाम के लिए खड़ी रहती थी। और फिर बड़ी बात यह कि उनकी दानिशमंदी के किस तरीके से जो रुकावट है, न सिर्फ उसका मुकाबला किया जाए बल्कि वो रास्ता निकाला जाए कि जिससे जो तहरीक है वो आगे बढ़ती रहे। मैं उनकी दानिशमंदी का बहुत कायल हूँ। उन्होंने किस तरह पहले मरहले में जो बिखरे हुए हमारे पार्टी के सियासी कारकुन थे, ज़िया के जुल्म की वजह से और भुट्टो साहब की शहादत की वजह से नाउमीद हो चुके थे कारकुन, उनको किस तरीके से जमा किया, मुत्तहिद किया। दूसरे मरहले में किस तरीके से उन्होंने दूसरी सियासी जमातों को कि जो जमहूरियत चाहती थी मुल्क में, उनको साथ लिया और उसमें बहुत सी ऐसी जमातें थीं जो कि भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ तहरीक में शामिल हो चुकी थी। फिर ये इत्तेहाद बनाने के बाद जो उनका मूवमेंट था PDM का, उसके बाद किस तरीके से तमाम पाकिस्तान के अवाम को जमहूरियत के प्लेटफॉर्म पे वो लाएँ, ये बहुत बड़ी दानिशमंदी उनकी थी कि जिसकी हम बाज़ औक़ात जज्बाती हो जाते थे, लेकिन वो अज़्म व इस्तक़लाल भी था कि जी हमें अपने उसूली मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटना है, और उसके साथ साथ दानिशमंदी भी कि किस तरीके से लोगों को मुत्तहिद किया जाए और किस तरीके से हम इस तहरीक को एक बहुत बड़ी ताकत के अंदर। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी को अब उनका सियासी वारिस बनाया गया है और बिलावल भुट्टो की क़यादत में पीपल्स पार्टी शहीद मोहतरमा के मिशन पर गामज़न है। मोहतरमा की शहादत के बाद आज पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है? मैं समझता हूँ कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो अपनी शहीद वालदा के नक्शे कदम पे चलते हुए
बहुत मौजू और बहुत अच्छी क़यादत फराहम कर रहे हैं। नज़रियाती तौर पे वो बिल्कुल एक मुस्तहकम कि हाँ हमारा जो साथ है, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है जी, वो मुल्क के मज़दूर और किसान और महरूम तबक़ात हैं, और उन महरूम तबक़ात की ये महरूमी किस तरीके से दूर की जाए। फिर जो एक मईशत में तबाही आई है, उस मईशत की तबाही को किस तरीके से ठीक किया जाए। यानी मुल्क में हमेशा से दो नज़रियात रहे हैं। एक ये कि पीपल सेंट्रिक के अवाम का मफाद किस तरीके से उसकी तरफ बढ़ा जाए और उनके जो हुकूक़ हैं, आज़ादियाँ हैं, सियासी, समाजी, माशी हुकूक़, उनको कैसे आगे लाया जाए जी। और दूसरी वो है कि अशराफिया का किस में फ़ायदा है, और दूसरा नुक्ता नज़र ये है। तो ये जो दो आइडियाज़ हैं, इनके दरमियान एक कैफियत टकराव की रही है, और अपनी शहीद वालदा के नक्शे कदम पे चलते हुए चेयरमैन बिलावल भुट्टो उसी रुख के अंदर जा रहे हैं जिस रुख में उनकी शहीद वालदा साहब बेनज़ीर दुनिया की पहली मुसलमान खातून वज़ीर आज़म थी, वो दुनिया की अजीम और मिसाली लीडर थी। इस हवाले से उनकी बरसी पर इस मौके पर आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? ये चीज़ें नज़रअंदाज हो जाती हैं। जी हाँ, वो थी मुस्लिम दुनिया की पहली वज़ीर आज़म, खातून वज़ीर आज़म, लेकिन ये बात उससे आगे की है। वो बात ये है कि मुस्लिम दुनिया के अंदर एक जो सदियों से एक चीज़ पाई जाती थी कि नहीं, ख़वातीन को आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा, तो वो आगे बढ़ी, वो उन्होंने जद्दोजहद की और फिर वो वज़ीर आज़म बनी। तो ये तमाम मुस्लिम दुनिया की ख़वातीन को एक पैगाम दिया गया कि हाँ, आप जद्दोजहद करें, आप आगे बढ़ें अपने हकूक़ के लिए, और फिर जो जहाँ पे सिर्फ मर्द पहुँच सकते थे, वहाँ आप भी पहुँच सकती हैं और आप मर्दों से बेहतर शायद काम कर सकती हैं। तो ये एक पैगाम था जिसने कि न सिर्फ पाकिस्तान की ख़वातीन को, वो जो कि सदियों से ग़ुलामी के अंदर, हमारे जो गाँव हैं उसके अंदर, जिन्होंने अपने दरवाजे से कदम बाहर नहीं निकाला था, जिनके लिए तरह तरह के जिन पर दबाव थे, रुकावटें थी, न सिर्फ उनको पैगाम दिया बल्कि पूरी मुस्लिम दुनिया को एक पैगाम दिया कि हम अपनी इस्लामी रवायात और इस्लामी जो हमारे उसूल हैं उनको साथ रखते हुए, रिटेनिंग अवर मुस्लिम आइडेंटिटी, वी कैन मार्च फॉरवर्ड, कि हम आगे जा सकते हैं और कोई रुकावट ऐसी नहीं है जिसको कि मुसलमान ख़वातीन अबूर ना कर सके। जी, बहुत शुक्रिया आपका ताज हैदर साहब। वैसे शहरबानो, ताज हैदर साहब ने शायद ही कोई बात ऐसी है जो रहने दी हो मोहतरमा के बारे में, सब उन्होंने डिटेल में बताया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ जी कि जितना मैंने उन्हें ऑब्ज़र्व किया, जितना मैंने उनके स्पीचेस को देखा, और एज अ वुमेन शी इज़ ट्रू सिंबल ऑफ पावर एंड रेजिस्टेंस। बिल्कुल सही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। बिकॉज अगर आप देखें कि एक ऐसे इन्वायरमेंट में जब आमरीयतों का आपको सामना करना पड़ रहा है, आप एक खातून है और आपके बाप को सूली पे चढ़ा दिया गया, भाई भी दोनों मर्डर हो गए, और उसके बाद जेलें काटनी पड़ गई, और फिर एक पूरी फैमिली, बिल्कुल बिल्कुल बच्चों को पालना है अपने साथ, कि हम पेशियां भुगती। आप देखिए बेनज़ीर भुट्टो ने किस तरह से छोटे छोटे बच्चों को उठाकर वो जो अदालतों में जाती रही, वो पेशियां भुगतती रही, और उस सूरत में जब अपना बाप वो खो चुकी थी, मतलब उनको सूली पे चढ़ा दिया गया था। बाप खो चुकी, भाई खो चुकी, हस्बैंड जेल में और अकेली खातून बिल्कुल। और फिर ऐसे में जाहिर सी बात है आपको एक पहाड़ जैसा हौसला चाहिए, और सही मानों में बेनज़ीर, सही मानों में बेनज़ीर थी वो। आज भी इस तरह की किसी भी खातून लीडर की नज़ीर नहीं मिलती, जितना खूबसूरती से उन्होंने सारी चीज़ें सही एग्जांपल सेट की ना, सही मानों में। और बाकी लीडर्स इस तरह से होते हैं कि जो अमली तौर पर एग्जांपल सेट करते हैं, ताकि जो आगे आने वाली नस्लें वो फॉलो कर सकें, वो सिर्फ बातें ना कर सकें, उन्हें पता चले कि वाकई किस तरह से कोई लीडर था। बिल्कुल। और अपने बाप की लेगेसी को जिस तरह से वो आगे लेकर चली, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की, और अंदाज़े बयां और स्पीचेस का अंदाज तो बिल्कुल अपने बाप जैसा था। ज़ाहिर अपने बाप को पसंद करती थी, और वो उनके आइडियल थे। वो कहती भी थी मेरे आइडियल मेरे वालिद हैं। और उस सूरत में जब मतलब वो कितने तकलीफ दे मनाज़िर हैं, अगर हम देखें
कि जिस तरह जब उनको सूली पर चढ़ाया गया और मुलाकात का सिलसिला नहीं करवाया गया और वो सब जो था। तो जी हमारे समेत पाकिस्तान के तमाम लोग यकीनन उनके लिए दुआगो हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करें, उनके दर्जात बुलंद करें। तो हम यहाँ पर ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, प्रोग्राम आगे बढ़ाएंगे। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। तो नाज़रीन अब फ़लस्तीन की बात करते हैं और गज़ा से इसराइली जारहीत का शिकार भूख और प्यास से बिलबिलाते मज़लूम फ़लस्तीनी बच्चों की दिल दहला देने वाली वीडियो सामने आ रही हैं। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में फ़लस्तीनी बच्चों को ज़मीन पर गिरा हुआ आटा उठाकर थैलियों में जमा करते हुए देखा जा सकता है। गज़ा में 7 अक्टूबर से जारी इसराइली बर्बरियत ताहाल रुकने का नाम नहीं ले रही है और ये दिल दहला देने वाले मनाजिर हैं, दिल दहला देने वाले विजुअल्स हैं। अगर इन विजुअल्स पर भी आलमी बरादरी नहीं जागती तो फिर हमें तो समझ नहीं आती कि ऐसा क्या है कि जिसका इंतज़ार किया जा रहा है। और ये गज़ा में अक्टूबर से जारी इसराइली बर्बरियत की वजह से ही हो रहा है। खुराक की किल्लत है वहाँ पर, लोग पानी के लिए भी तरस रहे हैं। सूरत हाल इतनी बदतर है कि ज़िंदगी की बुनियादी सहूलतों से भी लोग महरूम हैं। फ़लस्तीनी लोग अब ज़मीन पर पड़ा आटा जो मिट्टी में मिला हुआ है उसको खाने पर मजबूर हो गए हैं, गंदा खाना खाने पर मजबूर हैं। और आलमी इदारे सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक इंकशाफ किया गया है कि गज़ा में शहरी बमबारी से ज़्यादा लोग जो हैं वो भूख से मर रहे हैं। और आलमी इदारा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक ये भी बताया गया है कि गज़ा में 5 लाख से ज़्यादा शहरी सिर्फ भूख और बीमारी के बायस मौत के मुंह में चले गए हैं। और इसी से मिलती जुलती एक खबर है जो दिल दहला देने वाली है, वो है सिलास डायरी के नाम से। और ये 11 साल बच्ची है, गज़ा के अल-मग़ाज़ी कैम्प में रिहाइश पजीर थी। नन्ही बच्ची ने अपनी शहादत से एक डायरी लिखकर अपनी आप बीती बयान की जो सोशल मीडिया पर वायरल है। इसे पढ़ने वाले जज्बात पर काबू नहीं रख सकते। 11 साल सिला ने लिखा था कि आज हफ्ता है 23 दिसंबर 2023 है। मैं आज सुबह उठी, 7 बजे उठी हूँ, अपना बिस्तर साफ किया, हमें आज भी नाश्ता नहीं मिला। कमसिन बच्ची ने मजीद लिखा, उन्होंने लिखा जी कि मैं दूसरे बच्चों के साथ खेलते हुए मैंने वक्त गुजारा और हमें बहुत मज़ा भी आया। फिर साथ ही साथ उन्होंने ये लिखा है अपनी डायरी में सिला ने कि दोपहर का खाना सिला ने बाकी बच्चों के साथ मिल के खाया और दोपहर के खाने में जो उन्हें खाने के लिए चीज़ें मिली उस बच्ची ने अपनी डायरी में लिखा है कि वो पेस्ट्रीज़ थी, वो पिज़्ज़ा था जो खाने में बड़े मज़ेदार लगे। नाश्ता नहीं मिला लेकिन दोपहर को सिर्फ खाने के लिए ये मिला। और उसके बाद इसराइली काबिज़ अफ़वाज ने हमले शुरू कर दिए। 11 साल सिला के अलावा उसके छोटे बहन भाई इस हमले में शहीद हो गए। और जो डिटेल सामने आई हैं उसमें 8 साल बहन है, उनकी हालात 6 बरस की लेन और 5 बरस का भाई है हुसैन कि जो इन गोले बारूद की नज़र हो गया। और ये सिर्फ एक सिला की कहानी नहीं है, वहाँ पर कई ऐसी सिलाएँ हैं जो अभी भी इमदाद की मुंतज़िर हैं, जिन्हें अभी भी अगर बर वक्त आलमी बरादरी कोई इक़दाम करती है तो बचाया जा सकता है। तो दिल दहला देने वाले ये विजुअल्स हैं, ये वीडियोस हैं जो सोशल मीडिया पर सामने आ रही हैं। और वाकई अगर तो किसी के दिल में ज़रा सी भी इंसानियत मौजूद है तो इन वीडियोस को देखकर वो अपने आंसू वाकई नहीं रोक सकते। और मुस्लिम उम्मा को इस पर देखना होगा, आवाज़ उठानी होगी और यकजुबान होना होगा। क्योंकि अगर हम अपने बच्चों को यहाँ पर रख कर सोचें तो हमारे बच्चा जो है वो उठा है और वो कह रहा है कि मुझे नाश्ता नहीं मिला, माँ बाप शहीद हो चुके हुए हैं, बहन भाई शहीद हो चुके हुए हैं और बच्चे हैं बेयारो मददगार हैं लेकिन उनको खाना भी नहीं मिल रहा। और जो मिल रहा है वो ज़मीन से इकट्ठा करके किस तरह से भी। एक और वीडियो थी जो हमने देखी कि ज़मीन से आटा उठा रहे थे, वो तो वीडियो दिखाई गई है, लेकिन मैंने सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखी कि एक तरफ जो सेहोनी फ़ौजी हैं, इसराइली फ़ौजी, वो बुफे इंजॉय कर रहे हैं और एक तरफ ये फ़लस्तीनी किस तरह से वो प्यालों के अंदर उनको पता नहीं क्या तो खाना था, दाल थी क्या। रिपोर्ट्स में भी इस तरह के इंकशाफात अब आलमी इदारों की जानिब से किए जा रहे हैं कि उतने लोग शायद इस जंग की वजह से नहीं मरे जितने भूख अफलास की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। और बड़ी तादाद में अब बात हो रही है, वहाँ पे बीमारियां जन्म ले रही हैं, वहाँ पे खुराक नहीं है, मेडिसिन वहाँ पे नहीं है, 82 दिन बीत चुके हैं, 82 दिन बीत चुके हैं और ताहाल कोई ऐसा ठोस इक़दाम अभी तक नहीं किया जा रहा आलमी बरादरी समेत, मुस्लिम ममालिक समेत। दुनिया भी खामोश हो चुकी हुई है और पहले इस पर आवाज़ उठाई जा रही थी लेकिन अब एक लोगों की जानिब से भी शायद वो आदत हो गई है उनको देखने की। ये सारे मामला सोशल मीडिया पर भी जो वीडियोस आ रही हैं उन लोगों की नज़रों से गुजरती हैं लेकिन शायद उस तरह से असरअंदाज नहीं होती जिस तरह से स्टार्ट में असरअंदाज हो रही थी। आप अपनी औलाद को एक लम्हे के लिए इस सिला की जगह पर रख कर इस तस्वीर का कितना तकलीफ दे है, इस तस्वीर का जो एक दूसरा रुख है वो इससे भी ज़्यादा तकलीफ दे है। और कई रिपोर्ट्स में ये भी इंकशाफात किए जा रहे हैं, ऐसी खबरें अखबारों में छापी जा रही हैं कि एक जानिब
ज़िंदगी जो है वो किस तरह से बिलक रही है, सिसक रही है, तो दूसरी जानिब वेपन इंडस्ट्री है कई ममालिक में कि जो बड़ी तादाद में मुनाफा कमा रही है इस जंग से, जिनके अज़ाइम, जिनके गोल्स हैं ऐसे, जो चाहते हैं कि ये जंग ना रुके। अमेरिका की जानिब से ये किरदार अदा किया जा रहा है ना ज़्यादा, कि वेपन पहुँचाए जा रहे हैं, वेपन्स दिए जा रहे हैं, फंड्स दिए जा रहे हैं, और उधर से जो करारदादें आती हैं उनको विटो किया जाता है। और पता नहीं पूरी दुनिया को एक होना होगा, और मुस्लिम उम्मा जो 57 ममालिक हैं उनको एक होना होगा इस सिला में, उनको अपने औलाद को देखना होगा, और शायद फिर उस तकलीफ़ का अंदाज़ा हो सके, क्योंकि उसके तो माँ बाप इस दुनिया में नहीं है, और बहुत सारे ऐसे माँ बाप हैं जिन्होंने अपने बच्चे खो चुके हैं। अपने बच्चों, हम वो वीडियोस देखते हैं, वो मतलब वो वीडियोस आप इंसान देख नहीं सकता, और कितनी देर ट्रॉमे में रहता है। और इस खबर को आप तक पहुँचाना और पढ़ना, ये भी बहुत बड़ा ट्रॉमा है, क्योंकि हम वो चीज़ें जब देखते हैं हमसे बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि आप अपनी आप को उस जगह पर रख कर देखें, आप अपनी औलाद को उस जगह पर रख कर देखें, शायद फिर आपके दिल में कोई दर्द उठे, शायद आपको एहसास हो कि कितनी तकलीफ़ में और कितनी ज़रूरत है हमारे मुसलमान बहन भाइयों की हमारी आवाज़ की, कितनी ज़रूरत है हमारे मुसलमान बहन भाइयों को हमारे एहसास की, हमारी चीज़ों की, हमारे फ़ंड्स की। जिस तरह से भी आप उनको हेल्प आउट कर सकते हैं, आप उनकी हेल्प करें। और इस तमाम सूरत हाल से मुतल्लिक जो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन हमारे तक पहुंची वो भी आपके साथ हम शेयर करते हैं। जैसे कि मैं पहले भी बता चुका कि 82 रोज़ जो है वो बीत चुके हैं, और वस्ती और जनूबी गज़ा में इसराइल की वहशियाना जंगी अज़ाइम पर मबनी ज़मीनी और फ़ज़ाई हमले हैं वो ताहाल जारी हैं। सहूनी फोर्सेस की जानिब से खान यूनिस, जबालिया और अलमग़ाज़ी कैंप समेत मुतअद्दिद मकामात बताए जा रहे हैं जी, जहाँ पर बम बरसाए गए हैं। मासूम बच्चों, ख़वातीन समेत निहत्ते फ़लस्तीनियों का कत्लेआम ताहाल जारी है। 24 घंटे में बच्चों और ख़वातीन समेत 241 फ़लस्तीनी अब तक शहीद हो गए हैं। 24 घंटों के नंबर्स हैं ये, और शहादतों की जो मजमूई तादाद है वो 21,000 के करीब पहुंच चुकी है। 55,000 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो चुके हैं। 7 अक्टूबर से अब तक अगर हम टोटल नंबर्स की बात करते हैं तो 65,000 मकानात हैं जो तबाह हैं, 3 लाख घर हैं जिन्हें नुकसान पहुंचा है। हमास की जवाबी कार्रवाइयाँ भी की गई हमास की जानिब से, और मजमूई तौर पर 489 इसराइली फ़ौजी हैं जो हलाक हुए हैं। इसराइली हमलों की बैनुल-अक़वामी मज़म्मत में इजाफा हो रहा है, कोई ठोस इक़दाम नहीं है, बस मज़म्मत ही हो रही है कि इसराइल की मुखालिफत सिर्फ मज़म्मतों तक महदूद रहेगी, या इससे आगे भी कुछ होगा, या इसराइल के खिलाफ कोई अमली एक्शन भी होगा। तमाम आलमी इदारे तुतलस नजर आ रहे हैं, तुतलस हो चुके हैं जी, बिल्कुल। यूनाइटेड नेशन बिलखसूस मंजूर की जा रही हैं, लेकिन वो करारदादें जैसे दुनिया में जंगल का आर्जी जंग बंदी की करारदादें मंजूर की जा रही हैं, या ह्यूमैनिटेरियन पॉज ले लें जी, फोर्सेस भेड़ियों की मानत फ़लस्तीनियों को नोच रही है, कोई पूछ नहीं, दवाइयाँ पहुंचा दें, खुराक पहुंचा दें, ऐसी करारदादें मंजूर की जा रही हैं। मुस्तकिल जंग बंदी की करारदाद जो है ना वो मंजूर नहीं की गई है अभी तक। बहरहाल हम दुआ करते हैं कि फ़लस्तीनियों के जो गम है वो कम हो, इनकी मुसीबतें कम हो, और तमाम ताकतें वो जागे और फैसला करें। मुस्लिमा की बेहसी का ये आलम है कि कोई मजम्मत करने को भी तैयार नहीं है, और ऐसी ही बेहसी जारी रहेगी तो इजरायली दरिंदगी कौन रोकेगा? अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल कौन कराएगा? सेहोनी वज़ीर आज़म का मुहासिबा कौन करेगा? और ये बेहिस दुनिया कब तक तमाशा देगी? यहाँ पर लेते हैं जी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, प्रोग्राम आगे बढ़ाएंगे। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सुना पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। इस सेगमेंट में वक्त हुआ चाहता है फेस टू फेस होने का, तो ओवर टू यू अदनान साहब एंड अनीक साहब। बहुत शुक्रिया शहरबानो। मैं हूं अदनान आदिल और मेरे साथ हैं अनीक नाजी साहब। आज बहुत ख़ास दिन है, 27 दिसंबर है, हमारी तारीख़ का एक ऐसा दिन, अफसोसनाक, जिस दिन पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म और पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन बेनज़ीर भुट्टो लियाकत बाग रावलपिंडी में एक दहशतगर्दी के हमले में जहाँ बहक हुई, और उसके साथ पाकिस्तान की सियासत का एक जो बड़ा चैप्टर था वो क्लोज़ हुआ उनकी शख्सियत के साथ। बेनज़ीर भुट्टो की जो पाकिस्तान के लिए खिदमात हैं वो उनके वालिद साहब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को आइन दिया और पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम शुरू किया। ख़ुद बेनज़ीर भुट्टो जो हैं उनके दौर में मिज़ाइल प्रोग्राम शुरू हुआ, और बहुत सी उनकी वो वफाक की एक जंजीर थी, एक ऐसी रहनुमा थी जो सिंध, पंजाब और बाकी दूसरे सूबों में भी पॉपुलर थी और पाकिस्तान की वफाकी सियासत का एक सिंबल थी। क्यों नाजी साहब, ये बड़ा एक दर्दनाक बाब है हमारी तारीख़ का। जी, इसमें कोई शक नहीं है। और यानी बेनज़ीर भुट्टो, उनकी जद्दोजहद अज़ीम जद्दोजहद थी। उन्होंने जिस तरह से अपने वालिद
के साथ सलूक होता हुआ देखा, जिस तरह उन्होंने कैद काटी, जिस तरह जलावतनी काटी, उसके बावजूद वो एक हिम्मत और हौसले से वापस आई। उनका एक फ़कीदुल मिसाल इसी शहर में जी लाहौर में इस्तकबाल हुआ अप्रैल 1986 में। बहुत सैलाब था वो एक जब वो आई, और उसके बाद फिर वो कम उम्र तरीन एक वज़ीर आज़म बनी, इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म बनी। और उन्होंने ये उनका सबसे बड़ा कमाल था कि उन्होंने एक नहायत रिवायत पसंद, यानी आप आज भी अंदरून सिंध को बहुत बैकवर्ड और वगैरह वगैरह, नहायत आप यूँ कहिए कि उनसे बड़ी रिवायत शिकन लीडर सियासतदान जिन्होंने खातून होते हुए उन रवायतों को तोड़ा और वज़ीर आज़म बन के दिखाया। और बड़ी कैंपेन चलाई गई कि खातून वज़ीर आज़म नहीं बन सकती एक मुसलमान मुल्क। बड़ी ग़लाज़त उछाली गई उन पर, लेकिन वो उन्होंने साबित करके दिखाया हाँ कि लीडर क्या होती है। और उसके बाद ज़ाहिर है नातजुर्बेकार थीं, संभाल नहीं पाई, लेकिन फिर जब उन्होंने सीखना शुरू किया दोबारा उन्होंने वो इक़्तिदार में आई। और अदनान आदिल साहब, उनका जो रोल जब बिल्कुल ही महदूद कर दिया गया, और आपके इल्म में है कि 97 के इंतखाबात में जब उनके पास सिर्फ 17 नशिस्तें रह गईं, उसमें भी वो बतौर अपोजिशन लीडर उन्होंने, जब तक वो पाकिस्तान में रहीं, उन्होंने पूरी ताकत से अपोजिशन की, पॉलिटिक्स की। और जब वो बाहर गईं तो उसके बाद जो लॉबिंग उन्होंने जिस तरह से कामयाब लॉबिंग की, अब आप देखिए कि कौन सोच सकता था कि वो जनरल मुशर्रफ हाँ जो दर्जनों बार ये कह चुका था कि अब वो उन्हें सिक्योरिटी रिस्क तक कहते थे। हाँ, दर्जनों बार उन्होंने कहा कि कुछ सवाल ही पैदा नहीं होता इनकी वापसी। वो खुद चलकर यहाँ से उनसे मिलने के लिए गया। अच्छा, ये देखिए कि बेनज़ीर भुट्टो के बारे में एक बहुत ही मुझे बात स्ट्राइक करती है कि उन्होंने बहुत तलखियाँ देखी। अपने बाप को जिस हाल में देखा, उनको फांसी लगते देखा, फिर सखर जेल में बहुत ही बुरे दिन गुजारे, नज़रबंदी में रहीं, फिर वो मुल्क से एक तरह की जिला वतन हो गई, और फिर वो बैनुल अक़वामी दबाव पर जनरल ज़ियाउल हक़ ने उनको आने भी दिया। और उसके बाद जो उनके कारकुनों से सलूक हुआ, फायरिंग भी हुई, कई लोग शहीद हुए, और इन तमाम मुश्किल 2 मरतबा उनकी हुकूमत डिसमिस हुई। एक दफ़ा 1988 में हुकूमत बनी, फिर 1993 में हुकूमत बनी, दोनों दफ़ा डिसमिस हुई। और इसके बावजूद, इतनी तलखियाँ देखने के बावजूद, उनमें वो तलखी नहीं आई। वो पाकिस्तान की जो वफाकी सियासत है उससे जुड़ी रही, और उसको उन्होंने आगे बढ़ाने की कोशिश की, पार्लिमानी और वफाकी सियासत। ये आपने बहुत अच्छी बात की, और ये बात आजकल करना बहुत ज़रूरी है कि उन पर कातलाना हमले हुए। एक तो वो डरी नहीं, इंतहाई दिलेरी से उन्होंने मुकाबला किया, डरने से इनकार कर दिया, लेकिन उन तमाम तलखियों के बावजूद जो कि जिनका आपने जिक्र किया जी, उन्होंने कभी भी जलाओ, घेराओ, फसाद इसकी बात नहीं की। उन्होंने कभी भी इस तरह की सोच, यानी अपने सगे भाई मुर्तज़ा भुट्टो से उन्होंने डिस्टेंस इख्तियार किया, टेररिज्म की तरफ नहीं गई। उन्होंने कभी सिविल अनरेस्ट की बात नहीं की। मुझे खुशनसीबी है मेरी, उनका मैंने इंटरव्यू किया 2007 में एक टीवी चैनल के लिए लंदन में मरहूम रहमान मलिक के फ्लैट में, और जितने उनकी लीडरशिप थी बैठी हुई थी, और ये इंटरव्यू से पहले और बाद में ये मौजू बहुत ज़ेर बहस बड़ी शिद्दत से रहा कि क्या उन्हें पाकिस्तान लौटना चाहिए या नहीं, क्योंकि उनकी सिक्योरिटी पे कंप्रोमाइज़ हैं। और वो हर बात पे यानी वो सुनकर उनका जवाब यही होता था कि मैं अगर इस वजह से मैं वापस ना गई तो फिर मुझे लीडर कहलाने का हक, बड़ी बोल्ड, मैं लीडर हूँ, हाँ, मैं किसी की धमकियों में नहीं आ सकता। देखिए ना, जब वो रावलपिंडी में खिताब के लिए गई तो अफगान सदर ने उन्हें फ़ोन करके कहा कि आपकी जान को ख़तरा है। ज़ाहिर है उनको इंटेलिजेंस मिल रही थी जो दहशतगर्द ग्रुप थे, क्योंकि वो ऐलान करके आई थी कि हम इस दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ेंगे, इसको शिकस्त देंगे। तो ये तो जाहिर था खुद पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों ने उनको जी, ISI के DG ने उनको बताया कि कहा कि आप, और सानाए कारसाज हो चुका था, जिसमें बहुत हो चुका था, शहीद हो चुके। उसके बावजूद वो उन्होंने एक मिसाल कायम की। मैं आपसे गुजारिश करूं कि हमें याद रखना चाहिए कि जो लोग फसाद की बात करते हैं, जलाओ घेराव की बात करते हैं, सिविल अनरेस्ट की बात करते हैं, मैं जिस दिन वो शहीद हुई उस दिन कराची में था, और मैं एक न्यूज़ चैनल के लिए काम करता था, मॉर्निंग शो करता था, और बिलावल चुरंगी पे रहा करता था जी। तो आई चंद्रीगढ़ रोड से को ज़्यादा दूर नहीं है वो। अदनान आदिल साहब, मैंने वो 3 दिन देखे हैं, गुजारे हैं कराची, और उन 3 दिनों में 72 घंटे 70 घंटे जो लोग आलम था, जो सिविल अनरेस्ट मांगते हैं जी, उनके लिए वो एक हल्की सी झलक है कि वो होता क्या है। यानी उसमें फिर कोई किसी का वाली वारिस नहीं होता थी, और उसमें कोई दुकान, उसमें कोई आदमी, उसमें कोई घर, उसमें कोई दफ्तर महफूज नहीं होता। और जब मुझे याद है कि हम लोग वो उसकी न्यूज़ चैनल से निकलते थे एक दूसरे को, यानी अगले दिन मिलने के लिए, तो हमारा ये एक तरह से वो बन गया था कि अच्छा मिलते हैं अगर जिंदा रह गए।
कल मिलते हैं अगर जिंदा रह गए, क्योंकि किसी को मालूम नहीं होता था कि वो दफ्तर से अपने घर जिंदा पहुंचेगा या नहीं, और घर से वापस अगले दिन दफ्तर जिंदा पहुंचेगा या नहीं। नाजी साहब, ये बड़ी क्रेडिट की बात है उनकी फैमिली के लिए भी, और आसिफ जरदारी पे हम जितना मर्जी इख्तलाफ करें उनकी और शख्सियत के पहलू से, लेकिन ये कि उन्होंने उस वक्त चीज़ों को संभाला और कहा पाकिस्तान खप्पे, यानी सिंधियों को आसिफ अली जरदारी ने हाँ उस लगी हुई आग में को बुझाने की कोशिश की, बहुत उस और वक्त जो आग पॉजिटिव रोल प्ले किया पाकिस्तान के हवाले से। बहुत उन्होंने जो सिंधी नौजवान उस वक्त बहुत गुस्से में थे और शदीद उनके अंदर एक रिएक्शन था, लेकिन उन्होंने उसको पाकिस्तान से जोड़ने में एक अहम किरदार अदा किया और कहा पाकिस्तान खप्पे, यानी पाकिस्तान के साथ हम वाबस्ता रहेंगे, पाकिस्तान ही हमें सूट करता है। वरना उस वक्त अलहदगी पसंदी का एक बहुत शदीद वो बातें दोहराई नहीं जा सकती, कैपिटलाइज पॉलिटिकली कर सकते थे, जो उन्होंने नहीं किया, वो फसाद की तरफ नहीं गए। हाँ, तो पाकिस्तान की ये एक बदकिस्मती है कि जो लोग हमें जोड़ना चाहते हैं, जो इस मुल्क के मुख्तलिफ नस्ली लिसानी गिरोह हैं, और नस्ली लिसानी जज्बा जो होता है बहुत शदीद होता है, हमने देखा मशरक़ी पाकिस्तान में उसका मुजाहरा। तो इस पख्तून हैं, बलोच हैं, सिंधी हैं, पंजाबी हैं, सराइकी हैं, गिलगित बल्तिस्तान, इन सब को जोड़ने वाली जो क़ुव्वतें हैं उनको मजबूत होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान अभी एक नया मुल्क है, 70-75 साल, कई मुल्क सैकड़ों साल से, अफ़गानिस्तान 300 साल से है, इंडिया सदियों से है, और कई मुल्क ऐसे हैं जिनकी सदियों पुरानी तारीख़ है, लेकिन पाकिस्तान अभी 70 साल पहले बना है। तो इन गिरोहों का जमा होना और जो क़ुव्वतें इनको जमा करना चाहती हैं उनकी हौसला अफजाई करना जो है, उसी में ही हमारी बका है। कुछ उनकी छोटी मोटी ख़ताएँ हमें नज़रअंदाज कर देनी चाहिए। और बिल्कुल 100% आज तो कमाल है, मैं और आप मुस्तकिल मुसलसल एग्रीमेंट में हैं, कभी कभी इत्तेफाक कर लेना चाहिए। मैं आपसे गुजारिश करूं कि ये उस बेनज़ीर को, जिनकी अभी आपने फरमाया कि वो एक चारों सूबों की जंजीर थी, उसने हमेशा वफाक की बात की, उसने कभी सुबाइयत का फ़िरके परस्ती की तरफ वो नहीं गई, उसने कभी मज़हब को अपना हथियार नहीं बनाया सियासत के लिए, उसको सिक्योरिटी रिस्क बना दिया गया एक सेक्शन की तरफ से। जब उस पर इल्जामात लगाए गए तो उसको सिक्योरिटी रिस्क तक कहा गया। आज बताइए सिक्योरिटी रिस्क कौन है? अब देखिए, जो हमारी एग्जेक्टिव है ना, वो बहुत पावरफुल है, बाज़ औक़ात वो आइन से भी आगे चली जाती है और कानून से भी ज़्यादा लगता है कि उसकी अहमियत उससे भी ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पे आइन मुअत्तल भी हो जाता है, मनसूख भी होता रहा। लेकिन ये कि आप देखिए कि उससे हमने पाया क्या, अगर बेनज़ीर भुट्टो ज़िंदा होती और वो मुल्क उनकी हुकूमतें 5-5 साल पूरा कर लेती, तो क्या मुल्क ज्यादा बेहतर शक्ल में ना होता? कहीं बेहतर होता। आज हम शायद वो वोट आउट हो चुकी, मुमकिन है कि पीपल्स पार्टी वोट आउट हो चुकी होती। हाँ, जैसे कि कांग्रेस हो गई इंडिया में, बिल्कुल वाइप आउट हो गई तकरीबन, और वो एक छोटी सी पार्टी बन के रह गई है। लेकिन हमने किसी को मुकम्मल करने ही नहीं दिया। 5 साल मुकम्मल लोग करें तो उसे जज करें ना कोई आदमी। जैसे पीपल्स पार्टी की जो परफॉर्मेंस आसिफ जरदारी के दौर में थी, तो पंजाब से वाइप आउट हो गई। ये बिल्कुल बिल्कुल ये है तरीका। ये खुद शहीद का जो है कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, हाँ, वो उनकी अपनी पार्टी पर भी हो गया है। और पाकिस्तान का असूल तो ये ठीक है जी, पाकिस्तान का स्ट्रक्चर ऐसा है कि ये जमहूरियत से ही आगे चल सकता है। जमहूरी तसलसल हो, आइन के तहत हुकूमत आए, आइन के तहत इंतकाल इक़्तिदार हो, और ये कि जो जमहूरी क़ुव्वतें हैं जो कि तमाम सूबों में पॉपुलर हों, ऐसे लीडर्स को काम करने का मौका दिया जाए। तो आपको लगता है कि अब हम जो जिस सिमत में बढ़ रहे हैं, इलेक्शन की तैयारी है, और बहुत वक्ती तौर पे तो बूस्ट मिला है पीटीआई को कि उनको बल्ले का निशान वापस मिल गया, उनकी रजिस्ट्रेशन बहाल हो गई एक फ़ैसले के तहत। हो सकता है कि वो फ़ैसला चैलेंज हो जाए और वो रिवर्स भी हो जाए, लेकिन फ़िलहाल तो उनको बूस्ट मिला है। उनकी शिकायत थी कि कागजात नामजदगी दाखिल नहीं होने दे रहे, लेकिन उनकी कोशिशों से वो भी काफ़ी हद तक हो गए। अब ये है कि वो कह रहे हैं कि तजवीज़ कुनिंदा, तस्दीक कुनिंदा को बाज़ जगहों पर उठा लिया गया है, बाज़ जगह कागजात मुस्तरद कर दिए गए। आपके ख्याल में ये ऐसे इलेक्शन कोई क्रेडिबिलिटी होगी ऐसे इलेक्शन? ये आपने अगेन, हम चूँकि माजी से नहीं सीखते, तो मैं आपसे गुजारिश करूँ कि अभी बहुत यानी काबिल कदर अच्छी रेपुटेशन वाले 2 जर्नलिस्ट जिन्होंने सोशल मीडिया पे बड़े हौलनाक इंकशाफ किए हैं इलेक्शन के हवाले से कि हंगामों के क्या प्लान्स हैं और किस तरह से एक माहौल बनाया जाएगा, और उसकी दोनों कैंप यानी ख़ुद पीटीआई के जो सपोर्ट बेस है वहाँ से भी ये इशारे मिल रहे हैं कि अगर इलेक्शन के नताइज वो ना आए जो कि तवक्को है, तो फिर उसके बाद माहौल जो है वो मतलब है शदीद एहतजाज होगा और शदीद वावेला होगा और शदीद ये होगा। तो ये जो अगर इस तरफ वाला कैंप और उस तरफ वाला कैंप दोनों में आके ये बात एक बड़ा हंगामा, एक बड़ा एहतजाज, एक बड़ा इलेक्शन के नताइज के ऊपर और इलेक्शन डे के ऊपर जो इस तरह की तैयारियाँ और जो गुफ्तगू सामने आ रही है वो बड़ी खौफनाक है।
और मैं आपसे गुजारिश करूं कि इसमें फिर विनर कोई नहीं होगा। फसाद की शक्ल में तो कोई विनर नहीं होता ना जी। यानी अगर फसाद हो गया तो मतलब उसमें तो फिर सारे के सारे लॉस में हैं। ये तो ऐसा ही। अच्छा, मैं आपसे ये गुजारिश करूं कि ये जो अप्रोच है, यानी मैं नहीं समझता कि फ्रैंकली स्पीकिंग आदमी गलत भी हो सकता है, लेकिन कोई कैदी जेल में पड़ा हुआ इतनी बड़ी इस तरह की प्लानिंग नहीं कर सकता। ये कैदी पोस्टर बॉय है, ये और लोगों की धड़ों की लड़ाई जो कि जारी है, मुस्तकिल जारी है, ये खत्म नहीं हो रही। इन तमाम चीजों का हल, ऐसे तमाम फसाद का हल इंसान बड़े मुश्किल से सदियों कत्लो गारत करी करके इस नतीजे पे पहुंचा है कि कानून की हुक्मरानी, आइन की हुक्मरानी। तो फिर इलेक्शन अगर आइन और कानून से लड़ने का मौका दे दें, आइन और कानून की हुक्मरानी अगर ना आई तो उसमें फिर फातेह कोई भी नहीं होता, जैसे मैंने गुजारिश की है। ये अफगानिस्तान हमारे साथ है जी। देखें वहाँ पे वारलॉर्ड्स की हुकूमत जब तक है, वो आपस में कॉमन लड़ एनिमी रहे हैं। मौजूद था, नहीं सर, उसमें लेसन ये है कि जब तक कॉमन एनिमी मौजूद था वो मुत्तहिद थे, वो सारे मुत्तहिद थे, और बाद में आपस में लड़ पड़े और लड़ते ही जा रहे हैं। तो ये जो कॉमन एनिमी, ये जितने फसादी गिरोह हैं अभी इनका कॉमन एनिमी एक है। ये कॉमन एनिमी अगर मिसाल के तौर पे किस तरह से हटाने में कामयाब हो जाते हैं तो उसके बाद ये आपस में क्या करेंगे? तो फिर ये लड़ेंगे आपस में, क्योंकि इंतकाल इक़्तिदार, फिर तो वो सिक्का शाही हो गई ना, मिसलें जैसे बन गई थी सिखों की और आपस में लड़ती रहती थी और फसाद बरपा था, हत्ता कि अंग्रेज़ ने आके फतह किया और फिर एक ऑर्डर कायम किया। लेकिन अल्लाह ना करे कि हम उस सिचुएशन में जाएं। अब हम एक अर्बनाइज सोसाइटी हैं, तकरीबन 40-50% आबादी हमारी अर्बन है, 25 करोड़ का मुल्क है, 20-25% मिडिल क्लास है, डिजिटल मीडिया का दौर है। अब उस तरह के अल्लाह ना करे कि उस अल्लाह ना करे जी, क्योंकि अब मैं आपको गुजारिश करता हूं, वेपन्स भी उससे अब कहीं ज्यादा 47 के फसादात ना भारत में को भूलता है आज तक, तीसरी चौथी नस्ल आ गई है, यहाँ पे कोई भूल रहा है। बड़ा वाकया कैसे भूले? अब आप यानी उस फसाद को जो तरीके यानी 47 में हुए उसको ना वहाँ कोई भूलता ना यहाँ को भूलता। उस वक्त तो थे कुल्हाड़े, तलवारें, अब तो स्टेन गन्स और आबादी क्या थी हैं, और वो असल में जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और किसी भी इंतजामी ढांचे का जो खला था उसकी वजह से वो फसादात हुए। बेहतर तो ये है कि इलेक्शन से पहले कुछ सीरियस अटेम्प्ट की जाए कि पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ, नून लीग, जमीयत उलमा इस्लाम, जो 4-5 बड़ी जमातें हैं, ये एक गोलमेज कॉन्फ्रेंस कर लें और कहें कि ये मिनिमम पॉइंट्स हैं जिन पे हम मुत्तफिक हैं। मसलन ये कि एक फ्री फेयर इलेक्शन हो, सबको यकसा मौके हों, आप केसेस फ्रीज कर दें, सबके सब लड़ें, नवाज शरीफ भी लड़ें और दूसरे उनके मुखालिफिन भी लड़ें, और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा, चाहे जो भी आएगा, हम उसको 5 साल के लिए तस्लीम करें। बिल्कुल, मेरा अगर ये इनका एग्रीमेंट हो जाए तो पाकिस्तान में कोई हुकूमत कितनी देर पॉपुलर रह सकती है? मसाइल इतने ज़्यादा हैं, जो भी आता है अनपॉपुलर हो जाता है। देखिए जी, हम तो बेसिकली हमारा तो काम तारीख की अदालत में, मेरा और आपका काम तो यही है कि हम खबरदार कर सकते हैं, बयान कर सकते हैं, इसके अलावा तो हमारे पास कुछ नहीं है। हाँ, और यही अपील कर सकते हैं कि अगर ये फसाद की तरफ और ये अगर ये ना, मतलब अगर ये खुदा न खास्ता हुआ तो जाहिर है कि इसमें कोई विनर नहीं। मैं आपसे ये गुजारिश करूँ कि यानी ये कहना कि हम फेक न्यूज़, मतलब झूठा प्रोपेगेंडा, ये फसाद को नई एक इंतहा दे सकता है और ये सिलसिला रुक नहीं रहा। आपने देखा कि पहले जिस तरह बिलाल विर्क के उस पर झूठ फैलाया गया, कल मिफ्ता इस्माइल के एक झूठा बयान बना के एक टीवी चैनल का लोगो साथ लगा के उसे वायरल कर दिया गया। उसने मिफ्ता इस्माइल ने फिर खुद आके कहा कि मैंने इस तरह की बात नहीं की। ठीक है, लेकिन वो उस वक्त तक वो फसाद फैल चुका था। एक तो ये हो रहा था ना अब तक, अब उस फेक न्यूज वालों ने एक नई डायमेंशन ली है। वो क्या है? वो ये है कि एक तो झूठा बयान आपके नाम के साथ लगा के, पहले तो ये हो रहा था, अब ये हो रहा है कि एक सच्ची खबर जो आ रही है, ठीक फैक्चुअल खबर जो आ रही है, उस फैक्चुअल खबर को फेक बना के वायरल किया जा रहा है कि ये झूठ है। तो ये दो तरफ से वार हो रहा है। ठीक है, अच्छा, अब इस प्रोपेगेंडे का यानी इसका जो एंड रिजल्ट है, यानी वो क्या निकलेगा? मैं आपसे, लेकिन ये है कि अगर माशरे में इंसाफ, इसका हल क्या है? कानून की हुक्मरानी। हाँ, वो नहीं हो पा रही ना हो, लेकिन ये कि अगर इंतजामिया भी दराजदस्ती करे और अपने, देखें अब एक राजा सलमान अकरम राजा इतने बड़े आईनी कानूनी माहिर हैं, खुद नवाज शरीफ का भी केस लड़ते रहे हैं वो। अब वो मियाँ महमूद रशीद के कागजात लेके जा रहे हैं और पुलिस वाले उन्हें अंदर जाने नहीं दे रहे, रिटर्निंग अफसर के उसमें, वो तजवीज़ कुनिंदा, तस्दीक कुनिंदा। तो वो नॉर्मल हालात में सलमान अकरम राजा की शख्सियत ऐसी है कि आईजी पुलिस भी उनसे वो करते हुए एहतियात से काम लेगा, बातचीत करते हुए या उन्हें रोकते हुए। तो इंतज़ामिया को भी गौर करना चाहिए कि वो अपनी जो उनकी डीलिंग्स हैं लोगों के साथ, वो किसी एक ख़ास हद से तजावुज़ ना करें।
वरना फिर ये कि फ्री फॉर ऑल है। और आप जैसे खदशे का इजहार कर रहे हैं कि मार कुटाई, 77 में क्या हुआ? मसलन ये कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, इलेक्शन में थोड़ी सी धांधली 10-20 सीटों पे हुई, उसको बहुत बड़ा इशू बना लिया गया, बहुत बड़ा एजुटेशन हुआ, बहुत, मैं भी उस वक्त छोटा था लेकिन देख रहा था चीज़ों को, कर्फ्यू लग जाता था और हमने पहली बार कर्फ्यू लगता देखा। तो उसके बाद जब जनरल ज़ियाउल हक ने टेक ओवर किया तो उधर से कहा जाता था कि शायद खाना जंगी का माहौल पैदा हो गया और ख़दशा ये था कि खाना जंगी हो जाएगी अगर टेक ओवर ना हुआ। तो अल्लाह ना करे कि हम दोबारा उस फेज़ और मैं आपसे अल्लाह ना करे आप मैं बताऊंगा। लेकिन दूसरी बात इसमें यह भी याद रखें कि उसके बाद नवाबजादा नसरुल्लाह ने मरहूम ने 1988 में आके पाकिस्तान टेलीविजन पे रिकॉर्ड पे ये कह दिया था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो और हमारे मुज़ाकरात कामयाब हो गए थे और वो इलेक्शन कराने पर राजी हो गया था। हाँ, इलेक्शन जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने करवा देने थे, लेकिन फिर उस वक्त तक गेम उसके हाथ से भी निकल चुकी। हाँ, लेकिन ये बहरहाल खदशात थे कि खाना जंगी हो सकती है, उस तरफ एक मामला तो फिर उसका नतीजा ये होता है ना। और फिर ये कि देखिए उन्हीं लोगों से फिर दोबारा पीपल्स पार्टी को हाथ भी मिलाना पड़ा, यानी MRD बनानी पड़ी। नसरुल्लाह खान और PNA के वो सब लोग, जो असगर खान जो कहते थे मैं भुट्टो को कोहाला में फांसी दूंगा, उन्हीं के साथ पीपल्स पार्टी ने मिलकर फिर MRD भी बनाई, बहाली जमहूरियत की तहरीक। जब आपने फाइनली उन्हीं के साथ मिलकर निगोशिएट करके कुछ करना है तो आप बर वक्त कर लेते, तो ये सूरत हाल ना पैदा होती। तो आज भी अगर जो स्टेक होल्डर्स हैं मिलकर कोई बेहतर रास्ता निकाल सकें इस सारी जो सूरत हाल का हमें सामना है, तो इसमें मुल्क व कौम की भी बेहतरी होगी और शायद हम उस मुश्किलात से बच जाएं जिन खदशात का इजहार आप कर रहे हैं। एग्जैक्टली। एक और जी मैं आपसे गुजारिश करूँ इससे पहले कि वक्त हमारा खत्म हो जाए कि अभी बरतानिया के किंग चार्ल्स ने, हाँ वो बड़ा आप दिलचस्प बात बता रहे थे, आप ही बताइए क्योंकि मुझे उसके बारे में ज़्यादा इल्म नहीं है। नहीं, मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि वो मतलब एक मौजू जो है उस पर ज़ाहिर है कि मैं खुद चाहूँगा कि आप उस पर ज़ाहिर ख्याल करें। वो ये है कि बरतानिया के किंग चार्ल्स ने अभी क्रिसमस और न्यू ईयर का पैगाम दिया। जी बिल्कुल। अच्छा, उस पूरी स्पीच में अगर आप सुनिए तो बाइबल के हवाले, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले, खुदा के हवाले, वो सब आपको जो रेफरेंसेस हैं वो बता रहे हैं कि वो मज़हब पर कितना गहरा यकीन रखने वाले हैं। एक बादशाह बात कर रहा है जो उससे पहले क्वीन करती थी। अभी जब ये क्वीन के बाद ये जो कोरोनेशन अक्सारा हमने को कई दिन वो तकरीबात चली हैं और उसमें आपने चर्च का रोल देखा, उसमें आपने पादरी का रोल देखा, उसमें आपने वो पानी जिसपे वो पढ़ के फूकते हैं मुकद्दस पानी का वो एक छिड़काव देखा और वो पूरा एनवायरनमेंट देखा। अब इस तमाम मनाजिर को देखने के बाद हमें याद रखना चाहिए कि बरतानिया एक सेकुलर स्टेट है। हाँ। अब हमारे यहाँ ये जो गलती ये जो इंजेक्ट किया गया कि सेकुलर का मतलब लादीनियत है, सेकुलर का मतलब लादीनियत है, सेकुलर का मतलब लादीनियत वगैरह वगैरह, वो तमाम लोग अब बरतानिया को देखें और इस बरतानिया के किंग चार्ल्स की स्पीच सुने और कोरोनेशन देखें और अपने तौर पे ये एक खून हाथ में है, अपने तौर पे चर्चिस की तादाद वहाँ गिन लें और ख़ुद ये फैसला करें कि सेकुलर का मतलब लादीनियत नहीं होता। सेकुलर रियासत का मतलब ये है कि उसका आपके मजहब से, शहरी के मजहब से ताल्लुक नहीं है, जो कायदे आज़म कहा करते थे। इसका मतलब ये नहीं है कि लादीनियत, अब लादीनियत क्या है, एथियस्ट स्टेट क्या है, उसकी मिसाल नॉर्थ कोरिया है। नॉर्थ कोरिया में जब आप कोई मजहबी किताब, मिसाल के तौर पे बाइबल, आप लेकर उतर नहीं सकते। अगर कोई फ्लाइट नॉर्थ कोरिया जा रही है तो वो आपको जहाज का अमला अनाउंस करेगा कि आपके पास अगर कोई मजहबी किताब है तो निकाल के रख दीजिए। अगर एयरपोर्ट पे पकड़ी गई, कुरान मजीद, बाइबल, एयरपोर्ट पे पकड़ लिया तो कैद है, जुर्माने हैं, सजाएं हैं। ये है एथियस्ट रियासत, इसको कहते हैं एथियस्ट। मेरा ख्याल है सेकुलरिज्म का बेहतर तर्जुमा हो सकता है कि रवादारी पे मबनी, रवादारी जो आपने पहले मजहबी रवादारी। अब हमारे जो तबलीगी भाई हैं, दोस्त हैं, यही जाते हैं यूरोप अमेरिका तबलीगी दौरों पे। ये हमारा हमसाया चीन है, यहाँ क्यों नहीं जाते? जाए ना जरा। वो तो अलाउ नहीं करेंगे, पाबंदी है, पाबंदी। चीन उस तरह से सेकुलर नहीं है, वो तो कम्युनिस्ट, एक कम्युनिस्ट। और दूसरा ये कि जिस तरह से ये भी हमें समझना पड़ेगा कि सेकुलरिज्म भी, उसकी भी कई ब्रांचेस हैं। हाँ। एक सेकुलरिज्म दूसरे सेकुलरिज्म से मुख्तलिफ होता है। मिसाल के तौर पे फ्रांस का सेकुलरिज्म बरतानिया के सेकुलरिज्म से मुख्तलिफ। वो इंटेग्रेशन पे जोर देते हैं कि हमारे कल्चर में आप एसिमिलेट करें और हमारे साथ इंटेग्रेट हो जाएं, जबकि बरतानिया जो है वो लोगों की इंडिपेंडेंस को तस्लीम करता है कि आप मल्टी कल्चरल सोसाइटी हो, हर आदमी अपने अपने कल्चर के साथ जिंदा रहे। और अब जैसे कहने को ईरान भी एक इस्लामी, यानी वो आप कहिए हुकूमत है, निज़ाम, अफगानिस्तान भी इस्लामी, उसमें फ़र्क है। लेकिन आप दोनों का फ़र्क देखें कितना है। हाँ, उस तरह सेकुलरिज्म भी यही चीज़ है। अब इंडिया है, उसने बज़ाहिर एक यानी सेकुलरिज्म का आइडियोलॉजी इख्तियार की, उनके आइन में है कि वो सेकुलर मुल्क है,
लेकिन जिस तरह अब मोदी साहब उसको हिंदुत्व की तरफ ले गए और उसका नुकसान अब मुसलमानों को ज़्यादा हो रहा है। पहले तो ईसाइयों को, जो नेहरू थे या वाजपेयी की हद तक भी, हालांकि वाजपेयी भी नेहरू वाले सेकुलर तो नहीं थे, लेकिन बहरहाल एक मॉडरेट शख्सियत थे। लेकिन अब जो मोदी साहब कर रहे हैं सेकुलरिज्म की रियासत में, वो तो बदतरीन फस्तायत और ये इंतहा पसंदी और फस्तायत जिसका आपने जिक्र किया। आप देखिए इसराइल के वजीर आजम ने स्पीच करते हुए जो गजा में हो रहा है वो बाइबल के हवाले दे रहा था जी, और बाइबल के हवाले देकर वो साबित कर रहा था कि गजा में जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ। अच्छा, ये जो हमारे सीक्रेट टेक्स्ट है ना, इनको लोग मिसयूज कर सकते हैं एग्जैक्टली हर तरफ। एग्जैक्टली चाहे वो इंडिया में हो, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे वो अरब दुनिया में हो, चाहे वो इसराइल में हो या अमेरिका। अमेरिका में भी आपको पता है ना कि एक फ़िरका है जो बहुत ज़्यादा शिद्दत पसंद मसीही लोगों का। लेकिन ये कि आप अपनी मर्ज़ी से कोई ऐसे मानी पहना दें जो इंसान दुश्मनी पे मबनी हो। बेसिकली दो बातें हैं, या तो आप इंसान दोस्त हैं या इंसान दुश्मन है। अगर आप इंसान दोस्त हैं, उसको अपने मज़हब का एक बुनियादी जुज़ तसव्वुर करते हैं, तो आपके मज़हब का तसव्वुर ज़्यादा ब्रॉड हो जाता है। फिर आप कोई आदमी आपके मज़हब ना भी रखता हो तो उसको कबूल करते हैं, उसके साथ अच्छी माशरत रखते हैं और उसका दीन छेड़ो मत, अपना छोड़ो। लेकिन अगर आपके जहन में ये है कि मैंने ज़बरदस्ती सबको बस अपने जैसे ही बनाना है, तो फिर वो चीज़ें पैदा होती हैं जो हिंदुत्व में पैदा हो रही हैं, जो इसराइल। और उसमें फिर ज़रूरी नहीं है कि ये असल में तो रवैया जिसकी आप बात कर रहे हैं, जी, ये रवैया अगर आप मजहब से निकाल दीजिए और किसी नजरिए के साथ जोड़ दीजिए तो फिर वो कम्युनिज्म पैदा होता है। कम्युनिज्म भी पैदा हो सकता है, वो कम्युनिज्म के नाम पर सब कुछ फिर। हालांकि कम्युनिज्म की एक फॉर्म सोशलिज्म भी है जो कि यूरोप में है और वो ज़्यादा इंसान दोस्ती पे मबनी है, ह्यूमनिज्म पे मबनी है। स्कैंडिनेविया में, यूरोप में भी सोशलिस्ट पार्टीज तो हैं, वो डेमोक्रेसी में यकीन रखती हैं। खुद इंडिया में भी आपको पता है कम्युनिस्ट पार्टी, और चाइना भी कम्युनिस्ट पार्टी का वो क्लासिक कम्युनिज्म, तो वो जो कार्ल मार्क्स वाला तो नहीं एग्जांपल रहा ना, उनको तब्दीली करनी। हमारी डिस्कशन ज़रा फिलोसॉफिकल हो गई, आम आदमी लेकिन ये कि नाज़रीन कभी कभी ऐसी बातें भी सुन लेनी चाहिए। तो अब एक चलते हैं ब्रेक पे और उसके बाद आप देखते रहिए सुनो पाक। वेलकम बैक जी। आज के दौर में लड़के को और लड़की को शादी के लिए बड़ी मतलब उनके दिमाग में बड़ी सवालात होते हैं, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। लड़का कहता है हमें लड़की ऐसी चाहिए, लड़की कहती है मुझे लड़का ऐसा चाहिए, पैसे भी ज़्यादा कमाता हो, हैंडसम भी हो, माँ बाप भी उसके ना हो। ये बात मैं नहीं कर रही, ये सुनने में ये मैं नहीं कर रही, सुनने में ही, जबकि माँ बाप से बेहतर तो कुछ है ही नहीं है। और दूसरा ये कि लड़के वालों की बड़ी फरमाइश होती है। मोस्टली जो हम देखते हैं हमारे माशरे में लड़के वालों की फरमाइशें ज़्यादा हैं जी। लड़की गोरी भी होनी चाहिए, लड़की लंबी भी होनी चाहिए, आंखें मोटी होनी चाहिए, बाल जो हैं वो स्याह होने चाहिए, सिल्की होने चाहिए, करली नहीं होने चाहिए, कम बात करती हो लेकिन उसको दुनिया जहान का सारा नॉलेज भी होना चाहिए, ज़बान उसकी बंद होनी चाहिए और उसके साथ साथ खाना बनाना भी उसको आना चाहिए और उसको हर चीज़ आनी चाहिए। भाभी ऐसी चाहिए कि मैं अपने दोस्तों से मुतारिफ करवाऊं और क्या बात है वाह वाह हो जाए। शौहर को बीवी ऐसी चाहिए कि मैं उसको अपने शहर बानो ने जितनी तमीज़ बांधी और जितने लवाजमात ऐड किए ना इस सारे मौजू में, और एड पे जाके डालने के लिए हमें अपने गेस्ट बुलाए। गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद है, लेकिन होता ये है कि इस सारे मामले के बाद शादी ताखीर का शिकार हो जाती है, बेसिकली जो बड़ा मसला होता है। लेकिन इसमें हम सवाल ये है कि आपको कैसी चाहिए, आपको क्या मुश्किलात हैं, आप हमें सवाल भी कर सकते हैं। आपको जो हमारा नंबर है वो स्क्रीन पर अभी दिखाई देगा थोड़ी देर में, आप हमें कॉल करें। हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हमारे साथ जी रिलेशनशिप कोच हैं सादिया वाई साहिबा और एंग्रो स्ट्रेस मैनेजमेंट एक्सपर्ट गोहर शरीफ सर एंड मैम। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। कैसे हैं आप? एंग्रो स्ट्रेस में तो मुझे आपकी आंखों में बड़ी स्ट्रेस नजर आ रही है। आप वाहिद खातून है जिसको स्ट्रेस नजर आई, वरना बाकियों को तो कुछ और नजर आया। बस देख लें, ये अब हर किसी के बस की बात तो नहीं है ना। नहीं, ये स्ट्रेस नहीं है। बेसिकली व्हेन यू फोकस, तो आइज़ का जो प्यूपल डायलेशन है वो और टाइप की होती है, व्हेन यू आर रिलैक्स्ड और होती है, जब थॉट प्रोसेसिंग हो रही होती है तो आइज़ और। वैसे गौहर साहब एंड सादिया साहिबा, आप दोनों के लिए सवाल और बारी बारी आंसर। सबसे बड़ा ये कि जो डिमांड्स जिसका अभी शहर बानो भी जिक्र कर रही थी कि एक लंबी लिस्ट होती है, लड़के की तरफ से अलग, लड़की की तरफ से अलग, तो इस वजह से शादी जो है वो मुश्किल हो जाती है और ताखीर का शिकार होती है। तो ऐसा क्यों है सर? एक्चुअली हमारे इस वक्त माशरे में, जो हम जिस माशरे में रह रहे हैं, वहाँ पे सारा फोकस जो है वो वेडिंग पे है। वेडिंग जो है वो 3 दिन की है। सही। इवेंट पे फोकस है, इवेंट पे फोकस है, मैरिज पे नहीं है। मैरिज जो है वो लाइफ टाइम के लिए।
सारा फोकस इस पे है कि दुल्हन का गरारा कैसा होगा, स्टेज पे डेकोर कैसी होगी, वीडियोग्राफर कौन आएगा, ड्रोन कैमरास होंगे कि नहीं, ऐसा कौन सा काम करें कि वायरल हो। जी, तो वो लोग जो सारा फोकस इसी पे करते हैं, वो ये ख्याल नहीं करते कि जिसके साथ ज़िंदगी गुजारनी है उसको एक्सप्लोर करें, उसकी फैमिली की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। जब आप किसी के घर जाते हैं और अपनी आप औकात से बढ़ के, बसा औकात ये देखा गया है कि आपके पास कार नहीं है या कार है तो पुराने मॉडल की है, और आप किसी दोस्त से होंडा कार या कोई अच्छी ब्रांड की कार ले जाते हैं, तो अगलों को यही इम्प्रेशन मिलता है कि ये इनकी कार, इनकी गाड़ी है। ठीक है, अगर आपके पास कार है, पुरानी है या जो भी है, कोई हर्ज नहीं, और अगर कार नहीं भी है तो कोई मसला नहीं। जो आपका स्टेटस है वो क्लियरली अगले को शो होना चाहिए, नज़र आना चाहिए, ताकि वो फॉल्स इम्प्रेशन में ना रहें और गलत किस्म की एक्सपेक्टेशन ना हो। ये दोनों तरफ से होता है, मैं नहीं कहूँगा कि लड़के की तरफ से होता है, लड़की की तरफ से भी होता है। और बड़ा बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है इसके 2 भाई अमेरिका में हैं, 2 मिडल ईस्ट में हैं, तो वो जो लड़के वाले हैं वो तो कहते हैं उधर से भी डॉलर छप रहे होंगे, इधर से भी डॉलर छप रहे होंगे। आप प्लेन बताएं, सिंपल बताएं जो चीज़ें हैं कि ये हम हैं, सफ़ेद पोश लोग हैं या हम सैलरीड क्लास हैं, जो भी है। बिल्कुल ज़बरदस्त पॉइंट है कि जो आप हैं आप वो शो करें। सादिया वाइन साहिबा, आपसे यही सवाल है कि लड़के और लड़कियां दोनों तरफ अगर देखा जाए मजलूम बैठे हुए हैं, उनकी शादियां नहीं हो रही सिर्फ इसी बात पे कि लड़की वालों की बहुत डिमांड है कि जो लड़का जो है वो अच्छी सैलरी कमाता हो, प्यारा भी हो, सारा कुछ हो, और लड़की वालों की, अगर लड़के वालों की फरमाइश देखी जाए तो उनको लड़की वालों को जहेज़ चाहिए और बहुत बड़ा जहेज़ चाहिए, सब कुछ चाहिए, गाड़ी भी चाहिए। ये सारी चीज़ों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं? सबसे पहले तो आएगा माइंडसेट की ट्रेनिंग। क्या आई वुड लव कि हमारे जितने भी माँ बाप हैं जिनकी औलाद इस काबिल हो चुकी हुई है कि उनकी शादियाँ होनी हैं, वो अपनी ट्रेनिंग ज़रूर करवाएं, अपनी कोचिंग करवाएं, अपने दिमाग को इतना खुला करने की कोशिश करें कि जिस लड़की को या जिस लड़के को वो अपने घर का एक फ़र्द बना रहे हैं, उनके साथ उनका क्या सिस्टम होना चाहिए, क्या पैचवर्क होना चाहिए या मोहब्बत का होना चाहिए। और ये जो डिमांड है ये थोड़ी सी तो होती है लड़कियों वाले की, जैसे कहा कि लड़की के पास जिसके साथ उसकी शादी हो रही है वो लड़का कम से कम स्टैब्लिश तो हो, ये ना हो कि वो माँ बाप के पैसों पे पल रहा हो, तो फिर माँ बाप तो आपको पता है। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, एस्टैब्लिश की डेफिनेशन क्या होगी ना? नौकरी पे बेचारा हो, तत्ता सुबह जाता हो, शाम को घर वापस आ जाता हो, और कम से कम किचन की वो चीज़ें पूरी करता हो, ये एक नॉर्मल सी डिमांड है। लेकिन ये होता है कि वो डेफिनेटली पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारी बेटी यहाँ जा रही है, उसका घर अपना है, वो ये जरूर पूछते हैं घर आपका है, तब रिश्ता लड़ जाता है। उनको होता है कि ये ना हो कि ये घर ही अगर इसका नहीं है या माँ बाप का नहीं है, क्योंकि हमारे घर तो हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा जॉइंट फैमिली सिस्टम अभी भी चल रहा है, जो कि बिल्कुल कामयाब नहीं हो रहा, लेकिन चल रहा है, और चलाने के लिए लोग उसमें धक्के लगा लगा के उसका बेड़ा गर्क कर रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि जिस घर में हमारी बेटी जा रही है, क्या वो घर इन लोगों का है। ऐसा ना हो कि हमारी जो बच्ची है बेचारी कभी एक कराएगा घर बदले, कभी कहीं जाए कभी कहीं, जैसे अमूमन कुछ शोबों में ऐसा होता है। मेरे ख्याल से हमारे माइंडसेट में ये नहीं होना चाहिए कि हमारी बच्ची को पुरसुकून रहना चाहिए, चाहे किराए के मकान में रहे या फिर अपना आपका सवाल बहुत अच्छा है, इस पे जवाब जरूर लेंगे। हमारे रेगुलर कॉलर है, बिल्कुल जवाब आपसे लेंगे जी। कुर्बान चाचड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं और रेगुलर कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम कुर्बान साहब, कैसे हैं? वालेकुम सलाम जी, मैं अल्लाह पाक एहसान में बिल्कुल खैरियत। आप ठीक हो? कुर्बान साहब, आप अकेले ही हमारा शो देखते हैं या हमारी भाभियों को भी दिखाते हैं? वो सुबह सुबह को जो है ना, मैं ऊपर रहता हूँ तो नीचे किचन में होती है नाश्ता वाश्ता बनाने के लिए। दोनों भाभियाँ? जी जी दोनों। देख ले, मुझे याद है 2 भाभियाँ हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। ये आज आपका टॉपिक है कि ये रिश्तों में ताखीर शादी में क्यों। हमारे सिंध में जो है ना ये जहेज के बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अगले लड़की वाले बोलते हैं कि जहेज इनको जब तक ज्यादा नहीं देंगे ना इसकी शादी नहीं कराते, इस वजह से जो है ना उम्र भी जो है ना ज्यादा हो रही है लड़कियों की। तो ये तो है तो गलत बात मेरे ख्याल में, जहेज की वजह से शादी तो रुकनी नहीं चाहिए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, आपने कॉल की, हमारे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जरूरी जवाब देना है। और ये जो आपके चाचड़ साहब हैं, इनका नाम बड़ा डिफरेंट है, ऊपर से कुर्बान हो चुके होंगे क्योंकि इनकी 2 हैं। एक नाश्ता बना रही है, एक शायद ऊपर बच्चों को देख रही होंगी। वाओ, ब्रेव मैन, माशाल्लाह जी। नहीं, वो लोगों की स्ट्रेटजी होती है ना कि एक अगर एक आपकी बात नहीं मान रही, 2 कर लो, दोनों आपस में मुकाबले में आपकी खिदमत करेंगी। जरूर करेंगी, और बेचारियों का मेंटल स्ट्रेस तो बिल्कुल ही नहीं होगा, इजी यू नो। तो जैसे आपने ये कहा ना कि जैसे इन्होंने कहा कि जी लड़की की शादी नहीं होती बिकॉज उनकी डिमांड बहुत होती है, मैं बिल्कुल मानूंगी इस बात को। लड़के की भी डिमांड, लड़के वालों की तो क्या डिमांड होती है। और मैंने लास्ट टाइम भी कहा था
कि जो उसको दिखा रहे हैं वो हमारे टेलीविजन के प्रोग्राम्स हैं, टीवी चैनल्स के ड्रामाज हैं, जो वो पोर्ट्रे कर रहे हैं वो इतना ड्राउना सीन है दैट यू नो द पेरेंट्स गेट सो मच अपसेट कि मेरी बेटी की सास ऐसी ना हो। मैं तो कहती हूँ कि सास की हिस्ट्री लेनी चाहिए, उसको ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए कि जहाँ पर आपकी बेटी जा रही है, बिकॉज आपकी बेटी एक प्लेटफॉर्म से उठ के एक और प्लेटफॉर्म में जा रही है, वहाँ पर उसके कोई फूल नहीं उसके ऊपर से वारे जाएंगे, वो एक ही दिन फूलों में बेचारी जाती है, कमरा देखती है सजा हुआ, उसके बाद कोई फूल नहीं होते, मोस्टली नहीं होते। उसके बीच में जो सास होती है वो उसकी डिमांड्स और वो सारी उम्र खत्म ही नहीं होनी इफ इट्स अ जॉइंट फैमिली सिस्टम। सो द गर्ल बिकम्स यू नो व्हाट यू से अ टारगेट एरिया, जिसमें बुल्सआई होती है, जिस पर लोग रख के टारगेट करते हैं ना, वो बन जाती है। और हमारी खवातीन क्योंकि माशाल्लाह बहुत अच्छे जहन की मालिक होती हैं, तो वो दूसरों को कभी भी पनपता नहीं देखती। अब जब लड़की की शादी हो गई, वो घर में चली गई, तो मसीह यही बात कर रहे थे ना हम कह रहे थे ना ये और जबरदस्त आपने जवाब दिया। आपसे भी यही सवाल है। देखें बात ये है कि एक तो बात जो सादिया ने की जॉइंट फैमिली सिस्टम में, लेकिन जॉइंट फैमिली मुझे लगता है आप दोनों की आपस में लड़ाई जॉइंट फैमिली सिस्टम में जाने से पहले आपको उस फैमिली को एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी है। उनकी फैमिली का बैकग्राउंड क्या है, रियल बैकग्राउंड क्या है, उनकी सोशल स्टैंडिंग क्या है, उनका जो है वो मेंटल हेल्थ की कोई हिस्ट्री तो नहीं है। क्योंकि अगर लड़की ब्याह के एक ऐसे घर में जा रही है जहाँ पे कोई मेंटल इलनेस का केस है, नॉन केस है, क्लिनिकल डिप्रेशन है, सास या ससुर या बड़ा भाई या बड़ी बहन वो रह रहे हैं उस घर के अंदर, तो वहाँ पे कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि आपको उस एनवायरनमेंट में रहना पड़ता है जो डिप्रेस्ड एनवायरनमेंट है। आपको लगता है कि लोग सच बताते हैं इस तरह नहीं से? लेकिन आपको इंडिकेशंस मिल जाती हैं। प्रॉब्लम तब होती है जब हमें व्यू फाइंडर से नज़र आ रहा होता है कि पिक्चर अच्छी नहीं आएगी, और अगर किसी हम एक्सपेक्ट करते हैं खातून घर आ रही हो जी, अगर किसी ऐसे इन्वायरमेंट से लड़की आ रही हो घर में, तो तब क्या देखें, इसको कहते हैं टेल टेल साइंस। ये सारे साइंस नजर आ रहे होते हैं, एविडेंट होते हैं, क्लियरली नजर आते हैं, लोग इग्नोर करते हैं। गौहर साहब 2 से 4 मुलाकातों में क्या नजर आता है? और सब लोग भी बड़े अच्छे देखें, अगर वॉक करके कोई मेरे ऑफिस में दाखिल होना, तो उसके चेयर पे बैठने से पहले मैं बता सकता हूँ। आपकी आंखें जो सूजी हुई हैं, ऐवी नहीं सूजी हुई, मुझे पता है। हर किसी की आंखें नहीं ऐसे होती। आप अंदाजा लगाएंगे मेरी आंखें इस स्टूडियो में आने से पहले तक ठीक थी। सादिया साहिबा, वैसे एक और ट्रेंड कह सकते हैं इसे, या कुछ और भी नाम दे दें, कि आजकल ज्यादातर खवातीन इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि फाइनेंशियली शादी से पहले बिलखुसूस वो खुद एक इतनी इंडिपेंडेंट हो कि जब शादी हो भी जाए तो उन्हें अपने खामन पे रिलाय ना ही करना पड़े इतना ज्यादा। तो ये एक मुस्बत रुझान है, या इसकी वजह से भी कई दफ़ा रिश्तों में ताख़ीर होती है? बिल्कुल होती है रिश्तों में ताख़ीर, बिकॉज एट टाइम्स गाय, जिस लड़के से उसकी शादी हो रही होती है, आजकल ये नाम बड़ा चल रहा है, हेलो गाय, जैसे गाय आती है मुझे गाय का तस्वर आ जाता है। तो वो बेचारा जो होता है वो उसके साथ लड़की ये सोच रही होती है कि अगर वो अर्निंग हैंड है ना, तो शी डज नॉट वांट टू गो टू अ प्लेस जहाँ पे उसको पैसे मांगने पड़े। यार मैंने जूता लेना है, मुझे पैसे दे दो, या मैंने कपड़े लेने हैं, एवरी टाइम यू नो, एंड बेगर्स आर नेवर चूजर्स, दैट इज क्वाइट ऑब्वियस। इससे तो मेरे को याद आ गया, सियासत आ गया आना भी चाहिए। तो बेगर्स ही रहेंगे ना। तो उसके बीच में उसकी ये जो है ना एक अपनी कहानी, जिसे आप इंडिविजुअलिटी कहते हैं, वो बड़े बुरे तरीके से हर्ट होती है। वैसे तो मियाँ कह देगा आज ये पका लो, उसके रख जाएगा बेचारा को 50-100 रुपए वहाँ पर, अब तो खैर 50-100 रुपए का कुछ भी नहीं आता, कुछ रख जाएगा, यानी कि किचन को रन करेगा। लेकिन उसके अलावा अगर द गर्ल वांट्स एनीथिंग एल्स, तो लड़ाई शुरू होगी। खास तौर पे अगर उस घर में 2 लोगों से ज्यादा लोग रह रहे हैं, तो इट्स गोइंग टू बी अ फाइट। तो वहाँ पे एक बॉक्सिंग बाउट शुरू हो जाएगी और मुक्काबाजी भी चलेगी। हमारे साथ ना कॉलर हैं आजाद कश्मीर से, राजा साहब। राजा साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक ठाक। आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बेहतरीन। क्या सवाल है राजा साहब आपका? अपनी जबान में बोल के बताएं। ये जो आपकी जबान है ना, जो आपकी मादरी जबान है, उसमें बोलें। कश्मीरी जुबान में हम चाह रहे हैं कि सवाल करें अगर आप अपना। जो है ना उसके बॉर्डर पार की, वो हमें नहीं आती। अच्छा सही। बॉर्डर आर की फिर कोई रहते हैं। ठीक। आपका क्या सवाल है? हाँ जी, मैं यही कह रहा हूँ, टॉपिक जो चल रहा है, ये बहुत ही मुश्किलात में आए आज के ज़माने में लोग। जी। ये बच्चियों के मामलों पर जो है ना, ये शादियों के मामला जो आप डिस्कस कर रहे हैं, तो ये बड़े माहिर, बड़े एक्सपर्ट लोग बैठे हुए हैं,
तो इसका सोल्यूशन आज की नस्ल के लिए जो है ना, इस पर जी बिल्कुल बिल्कुल सोल्यूशन हमारी ये कोशिश है। हेल्थ मिनिस्टर के पेरेंट्स जो है बहुत ही डिस्टर्ब में परेशान है। तो मैं ओवरऑल ये बात कर रहा हूँ जी, आज जो दरपेश है मामला पेरेंट्स को। जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की राजा साहब, हम अपने एक्सपर्ट से जानते हैं। वो देखें ना, बाकी जी मसाइल तो सबको पता है, आइडेंटिफाई भी हम कर रहे हैं, तो सोल्यूशन गौर साहब। देखें, बात यह है कि हमारे बच्चों को लाइफ स्किल्स नहीं सिखाई जाती। हमारे बच्चों को ये सिखाया जाता है कि ग्रेड्स कैसे लेने, ए ग्रेड आना चाहिए, 3 A's आने चाहिए, 4 आने चाहिए, 5 आने चाहिए, और अगर 2 आ गए तो नाक कट जाएगी, ठीक है ना। उनको ये सिखाएं कि लाइफ स्किल्स क्या हैं, चाय कैसे बनाई जाती है, सुबह ब्रेकफास्ट कैसे बनता है, अपने कपड़े किस तरह से धोए जा सकते हैं, कपड़े किस तरह से इस्त्री किए जा सकते हैं। ये चीज़ें बच्चों को इवन इन द स्कूल ये आनी चाहिए। ये सिर्फ लड़की को ही सिखाया? दोनों को। आई कैन कुक बिरयानी बेटर देन माई वाइफ। हम खाएंगे तो बताएंगे। नहीं, अब आएगी तो बताएंगे ना। अभी तो मैं इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा। तो बात ये है कि आपको वो तमाम स्किल्स जो कि लाइफ स्किल्स हैं, बेसिक हैं, वो आपको आनी चाहिए। घर के अंदर ख़वातीन को भी इतना होना चाहिए कि अगर फ्यूज़ उड़ गया है एसी का, या ब्रेकर ट्रिप हो गया, या कोई चीज़, वो इंतज़ार ना करते रहें कि इलेक्ट्रीशियन आएगा आके वो ऑन करेगा। उनको भी वो स्किल आनी चाहिए। वो स्किल आनी चाहिए। कार अगर कहीं पे वो कुछ प्रॉब्लम होगी तो उनको ये पता इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा ख़वातीन को। अगर सब्जी नहीं ला सके तो आप खुद जाके सब्जी ला सकती हैं, कोई बात नहीं, अल्लाह ने आपको 2 टांगे दी हैं। याया हमारे साथ कॉलर है कराची से। अस्सलाम वालेकुम याया। वालेकुम सलाम, आप दोनों को बहुत सलाम हो और आपकी गेस्ट को भी सलाम हो। और मुझे खुशी होती है कि नौजवान प्रोग्राम कर रहे होते हैं, वो अच्छा लगता है कि हमें उनको मौका देना चाहिए आगे बढ़ने का। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा, जो मैं जाहिर है मेरी शादी को 26 साल हो चुके हैं। मैंने जो चीज सीखी है ना, देखें बात यह है कि हमारे यहाँ शादी कॉम्प्लिकेटेड करती गई है नहीं। हम मजहब की बहुत बातें करते हैं, बड़ी बात करते हैं, हम लाखों रुपए के, हम देखा देखी लाखों रुपए के जोड़े बनाने के चक्कर में रहते हैं। देखिए, अल्लाह ने जिनको नवाजा है वो तो ठीक है, वो करें, लेकिन देखा देखी में आप जो खर्च कर रहे होते हैं ना, स्पेशली मैं जो आजकल की शादियां देखता हूँ, जैसे हमारी इन्होंने कहा गेस्ट ने कि हम जो है ना वो हम बॉलीवुड की शादियां करने लगे। यकीन करें कि शो ऑफ इतना ज्यादा हो गया, हमने आपको खुद मुश्किल में डाल दिया। यू गो तो सिंपल, अगर आप निकाह करें और अपने करीबी गेस्ट को बुला लें और अपने कंबाइन गैदरिंग कर लें, जैसे बाहर मुल्कों में होता है, 2 गैदरिंग कर ले, आसानियां हो जाती हैं। अच्छा, क्योंकि कंसर्न ये है कि बात ये है कि जो हम किस तरह जिंदगी हुई, ये इन्होंने बात की ना, ये बहुत $1 मिलियन बात है कि आप जो कह रहे हैं कि ऐसे याया आप बड़ा खूबसूरत बोलते हैं, मुझे ऐसे लग रहा है मैं न्यूज में बीपर कर रहा हूँ और हमारे कोई रिपोर्टर है जो बता रहे हैं, जो वहाँ पे बता रहे सारी सिचुएशन देख। मेरे भाई, मैं ना कुछ 15 साल से कॉल कर रहा हूँ, मैं फीडबैक देता हूँ तमाम शोज मुझे। बहुत अच्छा करते हैं आप, बहुत अच्छा करते हैं, बहुत जबरदस्त। और एमसीआर वाले खुद मुझे कॉल करते हैं। अच्छा। तो एक तो आपको एमसीआर भी पता है? बिल्कुल। और मुझे कई दफा टीवी पे इनवाइट किया गया, बहुत से चैनल। याया साहब, आप इसी तरह हमारा प्रोग्राम देखते रहे, कोच के तौर पर आपको भी कॉल पे लेना चाहिए, और आप हमारे इसी तरह लाइव कॉलर भी रहे। आपने बड़ी जबरदस्त बात की है। सादिया साहिबा, सोल्यूशन की बात हो रही थी, और जैसे अब हमारे कॉलर याया साहब ने भी बोला कि कई बार हम लोग शादी के फंक्शंस में इतने उलझ जाते हैं कि उनको इतना मुश्किल बना देते हैं कि वो रिश्ता कहीं रह जाता है बहुत दूर। और दूसरा, गौहर साहब जैसे बड़ी खूबसूरत बात कर रहे थे कि स्किल्स सीखना, कि मर्द को भी खाना बनाना, ये इन चीज़ों में हाथ बटाना चाहिए। तो क्या सोल्यूशन हो सकता है एक हेल्दी रिलेशनशिप के? हेल्दी रिलेशनशिप को कायम रखने के लिए दोनों को काम करना होगा, हस्बैंड एंड वाइफ को। क्योंकि शादी तो हो गई ना, काम रहना होगा, यानी कि नहीं काम करना होगा। किस चीज पे काम करना होगा कि वो काम कैसे रह सके, दूसरा वाला काम, बेबी काम डाउन, दोनों की जरूरत है। बिल्कुल, जैसे है ना बेबी काम डाउन, तो वो बड़ा जरूरी है कि प्लीज काम डाउन, खुदा दे ले माफ कर दो सानू। काम डाउन होना बहुत जरूरी होता है। लेकिन हमारे पास, क्योंकि एंगर, मैं खुद एंगर मैनेजमेंट करवाती हूँ, इसलिए मुझे एग्जैक्ट पता है कि लोगों को गुस्सा कितना आता है, जिसकी वजह से उन दोनों की आपस में, अब मैं इस वक्त बात कर रही हूँ मियाँ बीवी की, शादी हो गई, वो बेचारी वहां पे चली गई, इवेंट का बेड़ा गर्क हो गया क्योंकि वो इतना लंबा था और लोगों ने जो कपड़े पहनने होते हैं वो इतनी ज्यादा डिस्कशन हो रही होती है जी। गॉसिप्स, यू नो, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर कंट्री, बहुत जरूरी है। तो हर जगह चलते हैं खवातीन, जहाँ पे वहाँ पे गॉसिप। हाँ, आई विश के किसी तरीके से हमारी खवातीन इतना पढ़ लिख जाएं दिमागी तौर पे, डिग्री कोई इतनी जरूरी नहीं है, कि वो इस गॉसिप से दूर हो जाएं और हर उस जगह से दूर रहें जहाँ पर गॉसिप होती है, बिकॉज इट इज वेरी
मुझे लगता है कितनी वियर्ड सी चीज है, किन बातों में टाइम जाया कर रहे हैं। खाना क्या था, उसकी माँ का मुंह देखा था। खास तौर पे माँ का मुंह देखना। मुझे कई दफा इत्तेफाक हुआ ये यूएस एम्बेसी या दूसरे कनेडियन एम्बेसीज में वीज़ा सेक्शन में जाने का, वहाँ पे वेटिंग लाइन होता है, कोई जो सेक्शन होता है, वहाँ भी अगर ख़वातीन दो इकट्ठी बैठी हैं तो फ़ौरन वो बुराइयाँ शुरू कर देती हैं। I have a very bad habit, like ये कह रहे हैं ना कि बातें शुरू कर देते हैं। I have a very bad habit, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह that I never do that। 50 लोग ख़वातीन जो बैठी हुई ना, मेरा काम होता है खामोश अपने काम से रहो। मुझे ये लगता है कि मुझे अपने काम से काम रखना है, अनलेस एंड अनटिल कोई आकर कोई सवाल नहीं कर रहा, मैंने नहीं टांग अड़ानी। इस प्रैक्टिस की बड़ी जरूरत है। आई विश कि ऐसा हो सके। मैं खुद बहुत कहती हूँ कि मैंने ये सीखना है कि कोई भी बात करे मैंने उसमें नहीं घुसना। हाँ प्लीज। लेकिन पता नहीं क्यों घुसा जाता है। नहीं घुसना, मैं सिखाऊंगी आपको। मैंने एनएलपी किया हुआ, तो आई विल लेक्चर हो कि किस तरह स्विच ऑफ करते हैं। एंड आई विश कि हम इसी तरह अपने जो बच्चों के माँ बाप हैं, जिनकी शादियाँ उन्होंने कर दी हैं या कर रहे हैं और ज़िंदगी को हराम खुदा न खास्ता नहीं कर रहे, और वो चाहते हैं कि वो एक हेल्दी इन्वायरमेंट में रहें, तो मियाँ बीवी और लड़का लड़की जिसका रिश्ता हो रहा है, उनको थोड़े से अपने जो हाई स्टैंडर्ड्स हैं उनको नीचे लाना होगा। ठीक है, वक्त बड़ा कम है। गौहर साहब, आपसे भी लास्ट में सोल्यूशन क्या है इस चीज़? सोल्यूशन जो हमारे फैमिलीज़ हैं, जो हमारे फैमिलीज़ की एक्सपेक्टेशन है, ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। वो दोनों अगर हस्बैंड एंड वाइफ रहना भी चाहते हैं इकट्ठे हंसी खुशी, तो जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो इफ़ेक्ट करते हैं। तो जब भी कोई तीसरा शख्स होगा, whenever there is a third person, तो वो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। जब तक वो दोनों अपने मैटर्स खुद रिजॉल्व करेंगे, आपस में उनके लड़ाई हो, झगड़ा हो, कुछ हो, लेकिन वो बेडरूम के अंदर रहे। बिल्कुल। जब वो फोन पे कॉल होती है, किसी से एडवाइस, टेक्स्ट मैसेजेस होते हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस होते हैं, वो चीज़ें बिगड़ जाती हैं। और उसकी बेसिक वजह ये है कि मदर इन लॉ या फादर इन लॉ रिलेशनशिप कोच नहीं होते। गौर साहब, सादिया साहबा, जाते जाते एक और क्विक अगर आप दोनों आंसर दे दें, और वो ये आपसे स्टार्ट कर देते हैं कि रिलेशनशिप के अंदर रहते हुए आज की नस्ल के अगर हम मसाइल देखें तो प्राइवेसी की भी बहुत बातें होती हैं कि हमारी अपनी प्राइवेसी होनी चाहिए, तो क्या ये जरूरी है? 100%। और जरूरी है तो कितनी प्राइवेसी हस्बैंड वाइफ में होनी चाहिए? खुली प्राइवेसी, कोई टांग अड़ाने की जरूरत नहीं होती उनकी लाइफ में किसी को भी। जब उनकी शादी हो गई, दे शुड लिव टुगेदर। वो हम अभी मैं सोच रही थी कि वो हम बचपन में क्या करते हैं ना, कुट्टी करनी की दोस्ती करनी। तो नए प्यारों को चाहिए कि वो लोग बैठे कहीं यार कुट्टी नहीं करनी, यार दोस्ती कर कुट्टी करनी, दोस्ती करनी, दोस्ती कर रही है। दोस्ती के साथ एक छोटी सी ब्रेक। तो अब सुनो हमारी जान है पाकिस्तान। और आज के हमारे इस फेवरेट सेगमेंट में हम आपको हंगोल नेशनल पार्क कराची की सैर कराएंगे। आइए चलते हैं। हिंगोल नेशनल पार्क कराची से 190 किलोमीटर के फासले पर पाकिस्तान का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, जो बलोचिस्तान के 3 अजला गवादर, लसबेला और आवारान के तकरीबन 6,19,000 एकड़ रकबे पर फैला हुआ है। इसे 1988 में नेशनल पार्क का दर्जा दे दिया गया। पार्क में बैक वक्त सहराई और मैदानी इलाके हैं। शिमाल में घने जंगलात और जनूब में बंजर पहाड़ी सिलसिला है, जबकि दूसरी जानिब दरियाए हिंगोल के साथ वसी नमकीन पानी वाला दलदली इलाका है। ये पार्क 250 से जायद नबाताती और 300 के लगभग हैवानाती अनवा का मस्कन है। यहाँ दुनिया भर से हिजरत करके आने वाले परिंदों की सैकड़ों नायाब इकसाम भी मौजूद हैं। सदियों के इर्तिका और समुद्री हवाओं के कुदरती कटाव के अमल से अनोखे खतूत पर तरशी हुई चट्टानें सयाहों को अपने शहर में जकड़ लेती हैं। यहाँ की एक पहचान प्रिंसेस ऑफ होप नामी चट्टान है, जो दूर से देखने में एक दराज कामत खातून का मुजस्सिमा मालूम होती है, जो दौरे उफक में कुछ तलाश कर रही है। यहाँ की दूसरी अहम चट्टान स्फिंक्स ऑफ बलोचिस्तान है, जिसे मकामी अफराद अबू लाहौल का मुजस्सिमा भी कहते हैं। यह चट्टान 2004 में मकरान कोस्टल हाईवे की तामीर के दौरान दरियाफ्त हुई थी। यहाँ पर मौजूद हिंगलॉज माता मंदिर, जिसे मकामी अफराद नानी मंदिर भी कहते हैं।
पाकिस्तान में मौजूद हिंदुओं के अहम तरीन स्थानों में से एक है। बड़ी खूबसूरत ये रिपोर्ट। और पाकिस्तान में हम आपको बताएं मजमूई तौर पर 28 नेशनल पार्क है, जिनमें से वन ऑफ द बेस्ट इज अंगुल नेशनल पार्क बलोचिस्तान का। बड़ा ही खूबसूरत ये पार्क है और आई एम श्योर कि आज का एपिसोड और खुसूसी ये वाला सेगमेंट हमारे व्यूअर्स ने एंजॉय किया होगा। तो फिल वक्त के लिए इतना ही। कल दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे नए एपिसोड के साथ, नए मेहमानों के साथ और नए मौजूआत के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल और अपने प्यारों से करिए प्यार। अल्लाह हाफ़िज़। हर वक्त बाखबर रहना वक्त का तकाजा है, बर वक्त बाखबर रखना हमारा फरीजा है। अभी सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन पर करें क्लिक और मुल्की और गैर मुल्की खबरों से रहें बाखबर यकीन के साथ।